इस मामले में द डिफरेंस इज दैट यू डोंट इवन हैव कि जैसे आपने कहा XX या XY, यू डोंट इवन हैव दैट. कॉलोनियलिज्म वाला कि वी हैव टू डिस्ट्रॉय इंडिया या वी हैव टू कॉलोनाइज देम अगेन या सोल हार्वेस्टिंग या जो भी है. तो इस्लामिक में जाते हैं तो उनका जो चलता है क्रिश्चियंस का है, उसके लिए हर्डल है और इनको खत्म करो. द मोमेंट दे आर आउट थिंग्स विल बी मोर इजियर फॉर अस. Something like, now I'm quoting from memory, it is better to have nation to trade with than to have a nation of slaves. We must introduce education in India because we don't want a nation of slaves. हाँ नहीं, जैसे हमने जो बात भी की कि जो कॉलोनियलिज्म का जो सबसे बड़ा वायलेंस है कि ये कॉलोनाइज्ड लोगों से उनका वो पावर छीन लेता है कि दे कैन सी देमसेल्फ on basis of their own experience. So I'm not saying that he's a saint. What I'm saying is, if you start describing it as a conspiracy, then you have to ascribe to Macaulay the intention to destroy India, to enslave India. But he is telling you the very opposite. Also remember कि 300-500 साल से अगर कोई कास्ट सिस्टम देख रहा है, to say it is because they have a conspiracy, either they are jealous or they are wanting to destroy or whatever, it's unsustainable as a hypothesis. जैसे आपने डेटा, जैसे जो मुझे दिख रहा है इसमें लिखा हुआ है कि 16.66% ऑफ पॉपुलेशन जो है फेसेस 0.53% ऑफ द टोटल क्रिमिनल इंसिडेंट्स इन इंडिया. That means that on an average every percentage of a non-SC population faces roughly 1.19%. और SCs वाला जो है वो 0.04%. एंड दैट वो 30 गुना और जो वो वाला वो आता है. तो मैम जैसे जब आपने 2015-16 में जब भी ये रिसर्च की, अब आप तो बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हो, ये कॉमन सेंस की चीज़ होनी चाहिए. मतलब जैसे जो लोग पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं उसमें है, किसी को समझ में ही नहीं आएगी. मतलब एक बार डेटा देख लें या इसको ऐसे बताया जा सकता है. आज तक हम नहीं देख पा रहे हैं. तो वही बात है कि नहीं, हम जो देख रहे हैं वो दैट इज जस्ट जो रिपोर्ट होता है सिर्फ वही दर्ज हो रहा है. मेजॉरिटी ऑफ केसेस गो अनरिपोर्टेड इन इंडिया. गो अनरिपोर्टेड, सो देयर इज नो, वी डोंट नो. हाँ. तो अब सवाल ये उठता है, अगर आप कहोगे दैट द डेटा इज अनरिलायबल तो इट्स नॉट यूजेबल ना. तो अगर आप कह रहे हो कि वेइंग मशीन में कभी वही चीज़ डालो तो 500 ग्राम दिखता है, कभी 200 ग्राम दिखता है या कभी 700 ग्राम दिखता है, तो वो मशीन टूटी हुई है. बिल्कुल. तो आप वो यूज ही नहीं कर सकते हो. तो अगर आप कहो कि डेटा इज नॉट रिलायबल, देन यू कैन नॉट यूज द डेटा एट ऑल. दिस वे ऑफ लुकिंग एट कास्ट एज जनरेटिंग एट्रोसिटीज समथिंग दैट स्टार्ट्स ऑफ इन द लेट 60s. उसके पहले ये शब्द यूज नहीं हुआ, कास्ट एट्रोसिटी. तो मैम नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे इस शो में. नमस्ते. सबसे पहले तो मैम मैं चाहूँगा कि एक बार थोड़ा सा हमारे जो मतलब ऑडियंस है उसको आप अपने बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें कि आप. मेरा नाम सुफिया पठान है. मैं बॉम्बे की रहने वाली हूँ. उधर MPhil तक पढ़ाई उधर की और PhD करने के लिए बैंगलोर आई थी. और बैंगलोर में PhD करते करते मुझे SN बालगंगाधर के कुछ रिसर्च से मेरा संपर्क हुआ, शुरू हुआ. और उधर से एक रिसर्च जर्नी शुरू हुई. हालांकि PhD के वक्त मेरा काम अलग था. आई वॉज लुकिंग एट क्वेश्चंस ऑफ कम्युनलिज्म और ये कैटेगरी कम्युनलिज्म कैसे आ जाती है, उसका मतलब क्या है. आई बिगैन टू लुक एट क्वेश्चंस ऑफ कास्ट इन पोस्ट डॉक्टरेट लेवल जब रिसर्च शुरू किया. और वो 2015 से 2016 तक वो पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च चालू रखा था. और 2017 में एक किताब निकाली हमने, वेस्टर्न फाउंडेशंस ऑफ द कास्ट सिस्टम, जिसमें हम 4 एडिटर थे, सुफिया पठान, डंकिन जल्की, मार्टिन फारेक, प्रकाश शाह. और बालगंगाधर सर के जो आइडियाज़ हैं, उनके हाइपोथेसिस हैं कास्ट सिस्टम पर, उनके अलग अलग जो डायमेंशंस हैं उनको लेकर चैप्टर्स लिखे गए. तो इट्स नॉट अ बुक ऑफ, इट्स एन एंथोलॉजी के अलग अलग एसेज हैं. पर वो किताब निकली 2017 में और तब से एक कास्ट सिस्टम पर रिसर्च जारी रहा है. और समहाउ उस किताब के लिए एट्रोसिटीज़ पे हमने रिसर्च किया, मी एंड डंकिन जल्की. और
उस रिसर्च में जो शुरू हुआ, मुझे लगा कि वो सिर्फ एक आर्टिकल है, पर अब थोड़ा बड़ा नज़र होता है। लाइफ की जर्नी का ही पार्ट होता जा रहा। लाइफ तक मत ले लीजिएगा, 1-2 साल में आई होप समाप्त कर दिया जाएगा, सब्सटेंशियल निकाल थोड़ा। आई एम नॉट सेइंग इट विल बी कि मुझे आई विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस दैट एवरीबडी हैज़, लेकिन मेरे जो 2-3 सवाल हैं अबाउट वो शायद होपफुली आई कैन आंसर। तो हम जब इसमें आगे चलेंगे, बुक पे डिस्कशन करेंगे, उससे पहले जैसे आपने बालू सर के बारे में बताया, एस.एन. बाल गंगाधर, थोड़ा सा उनके बारे में अगर बहुत उसमें अगर बताना हो तो एस.एन. बाल गंगाधर इवन दो इज नॉट अ पर्सनैलिटी टू बी एक्सप्रेस्ड इन मतलब ब्रीफ, बट फॉर आवर ऑडियंस से कि मतलब एक तो हाँ, बैंगलोर के रहने वाले थे और क्रांतिकारी थे, मार्क्सिस्ट, और एट अराउंड द टाइम जस्ट बिफोर द इमरजेंसी आई थिंक वो उनको फ़िलासफ़ी में इंटरेस्ट था और स्पेशली मार्क्सिज्म में इंटरेस्ट था, तो वो बेल्जियम चले गए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मार्क्स। दाढ़ी भी उसी के लिए रखी उन्होंने शायद और तब वो बेल्जियम जब गए तो उन्हीं की किताब है हीदन इन हिज ब्लाइंडनेस, उसके प्रेफिस में वो डिस्क्राइब करते हैं कि उधर पहुंचने के बाद उनको लगा कि जो डिस्क्रिप्शंस वो पढ़ते हैं इंडिया के बारे में और जो इंडिया उन्होंने देखा है जिसमें वो रहे हैं, वो 2 अलग अलग चीज़ें हैं। और ऐसे ये एक्सपीरियंस शायद डायस्पोरा के बहुत लोगों को होता होगा। फ़र्क ये है कि बालू ने इसे एक रिसर्च क्वेश्चन बना लिया और फिर अपनी ज़िंदगी उस रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करने में लगा दी, और उससे बना उनका रिसर्च प्रोग्राम विच इज़ द कंपैरेटिव साइंस ऑफ कल्चर्स। और उनका ये बेसिक प्रोपोजिशन था कि खैर अभी मैं कौन सा बेसिक बोलूँ मैं कह नहीं सकती हूँ, लेकिन मतलब जो भी हो हमको ये लगता है कि ये वाला उनका बेसिक है। that he talked about was that Western culture and Indian culture you cannot equate, they are different and you need to understand how they are different. तो वो एक insight जो उनकी है, and it's not जैसे this is हम तो ऐसे ही बोल देते हैं कि ये तो सही है, उनके कपड़े देखो, उनके वैल्यूज़ देखो, उनका ये। So this is what happened was that he began to ask this question not at the level of the superficial, but at the level of our very understanding of ourselves. How do we see ourselves? So he began to ask the question at a much deeper level and answered it therefore at a much deeper level. तो उनका कहना है कि culture is a configuration of learning and you learn to go about the world because of the culture you live in. So western culture में वो एक अलग configuration है और इंडिया में अलग configuration ठीक है। So it's not about रहन सहन पोशाक values, it's how you learn to go about in the world itself. ठीक। जिससे ये भी तय होगा कि आपको क्या दिखता है और क्या नहीं दिखता है. All of that will be डिपेंड्स ऑन द कल्चर फ्रॉम वेयर यू कम, ये उनका वो है. एक और क्वेश्चन है मैम, आपने बोला कि आप बॉम्बे से हैं, कर्नाटका से आपने पीएचडी की, तो मराठी आती होगी आपको? थोड़ी बहुत. थोड़ी बहुत. देखिए हम कोंकणी हैं, कोंकणी बोलने वाले हैं, तो प्रॉब्लम ये होता है कि कोई मुझे मराठी में जब बात करता है मैं कोंकणी बोल लूँगी तो उनको कोंकणी समझ में आएगी, मुझे मराठी समझ में आती है, इसलिए मराठी मराठी मुझे इतनी इसीलिए आसानी पूछा से आती कि नहीं. बीइंग फ्रॉम महाराष्ट्र डूइंग पीएचडी पोस्ट डॉक्टर फ्रॉम कर्नाटका, आप इतनी बढ़िया हिंदी बोल रही हैं, इंग्लिश तो आप बोलती ही हैं, तो मैंने कहा आप इतनी लैंग्वेजेस कैसे सीख गई, हमको तो हिंदी से ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे. खैर, ये मैम जब आपने ये वेस्टर्न फाउंडेशंस ऑफ कास्ट जिस पे हम आते हैं, तो ये बहुत वॉलेटाइल टॉपिक है, मतलब इसको जनरली कोई छूना नहीं चाहता, उस छूना भी चाहता तो 2 ही तरीके हैं कि हाँ गलती हो गई हमसे, और एक हो गया कि तुमने गलती की थी अब तुम दुगना लुगान दो हमको, इस टाइप से ही बात होती है. अच्छा, और एकेडमिक्स में जिस मैंने किताब पढ़ी तो जो स्टैंड आप लोगों ने लिया, मतलब जो दिखाया अपनी रिसर्च में, ये मतलब बड़ा एक्सेप्शनल है, मतलब जो रिसर्च इस पे होती भी है वो इसके ठीक अपोजिट होती है. बिल्कुल. आपको डर नहीं लगा कैरियर वेरियर ख़त्म कर देंगे, बर्बाद हो जाएगा?
मतलब क्योंकि मुझे जैसे लगता है कि इतना इजी तो नहीं रहा होगा ना कि सपोज आप एक मतलब स्ट्रीम के अगेंस्ट आप फ्लो करें, तो डर नहीं लगा? सच पूछिए तो जब ये सवाल उठता है तो लोगों को लगता है कि बहुत ऐसे डेयरिंग काम कर रहे हैं ये लोग. प्रॉब्लम शायद ये है, प्रॉब्लम नहीं बट सिचुएशन ऐसा है कि जब आप इस रिसर्च प्रोग्राम से जुड़ जाते हो ऑलरेडी, what has the process by which I came to the research program, जो बालू सर वाला रिसर्च प्रोग्राम आपने बताया, it is in some sense irreversible. ठीक. तो अब क्या करें? अच्छा, वो वायरस घुस चुका है. वो वायरस भी नहीं है. इट्स लाइक दिस कि जो आप once you see देख something you लेते हो. can't unsee it. once you've seen it you can't unsee it. That's the good way of putting it. So it is not for us an agenda. ये एजेंडा नहीं है. तो अगर एजेंडा होगा तो मैं कहूँगी इस तरह से नहीं, इस तरह से बोल लीजिए, ऐसे नहीं वैसे, या अभी नहीं तब. हाँ, बाद समय आने पे बोलेंगे. बट प्रॉब्लम ये है कि फॉर अस इट हैज नेवर बीन एन एजेंडा, फॉर बालू इट हैज नेवर बीन एन एजेंडा. इट इज अ साइंस प्रोग्राम. तो वी सी आवरसेल्व्स एज साइंटिस्ट्स. We don't see ourselves as either political enthusiasts of any kind or any other dimension. तो अब साइंस है, हम साइंस करना चाहते हैं और कर रहे हैं. उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? हमें जॉब नहीं मिलती है, नहीं मिलती है. हाँ, क्योंकि जैसे आपने बोला कि वी सी आवरसेल्व्स एज साइंटिस्ट, बट जो स्टैंड आप लोगों ने लिया है, तो आप तो वुमेन हो, आइडेंटिफाई भी एज अ वुमेन ही करते होगे. आप ही को कह देंगे कि आप तो ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की हो फॉर टेकिंग दिस सिंपल स्टैंड, जो आपने साइंटिफिकली जब इस कंक्लूजन पे आप लोग आए होगे. तो खैर हम बुक के टाइटल से ही शुरू करते हैं कि वेस्टर्न फाउंडेशंस ऑफ कास्ट सिस्टम. तो कास्ट सिस्टम का फाउंडेशन वेस्टर्न है, इसको थोड़ा सा बताइए कैसे है. तो अच्छा, उससे भी पहले थोड़ा सा ही और बता दीजिए कि जब भी ये बात चलती है तो एक कन्फ्यूजन रहता है. कास्ट, जाति, वर्णा, पहले तो इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दीजिए कि ये होता क्या है. तीनों एक है कि अलग है, कैसे अलग है और कैसे सेम है. ये जो आप पूछ रहे हो, दिस इज एक्चुअली रिसर्च क्वेश्चन. अच्छा, इतना हैवी क्वेश्चन. वर्णा क्या है? हाँ. मुझे नहीं लगता है हमारे पास कोई आंसर है राइट नाउ दैट डिस्क्राइब्स एक्चुअली व्हाट वर्णा इज और वाज. हाँ. बालू काम कर रहे हैं, fingers crossed वो कुछ बताएं. But I also know there are multiple theories, or especially in the past 5 years I have seen a proliferation of theories about varna. नहीं, वो गुणा पर है, वो ऐसा है, वो वर्ण रंग से होता है, कर्म से होता है. I have not worked on it, so I won't comment on it. I know that there is a rise of theorization about varna, but I don't find so far a convincing clear answer about what varna was, because you have to understand कि वो अगर आप इसके बारे में बात करोगे तो what is it that you're going to be reconciling? You're trying to reconcile how the texts have talked about varna across different ages and how we use it in the social context. Generally जो टेक्स्ट की बात करते हैं they falsify something in our usage today. जो यूजेज की बात करते हैं वो उसमें कुछ falsify करते हैं. So if there's no reconciliation, I am not convinced that we have an explanation yet. ठीक है. तो वर्णा की बात मैं कहूँगी मुझे पता नहीं. जाति क्या है? अब लोग कहते हैं कि जाति में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट एक्चुअली जाति इज नॉट एट ऑल स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? तो जैसे आई गिव द एग्जाम्पल समटाइम्स, मुझे बच्ची थी, मैं बैठी थी वेटिंग फॉर माई सन टू कम आउट ऑफ स्कूल, और मुझे पूछ रही थी कौन से कास्ट के हो. तो मैंने कहा मैं मुस्लिम हूँ. तो उसने, मुझे लगा मुस्लिम हूँ कहो तो उसका मतलब है कि कास्ट सिस्टम तो होता नहीं है हमारे में. तो उसने कहा हाँ लेकिन कास्ट क्या है. तो मैं सोच में पड़ गई थोड़ा. मैंने कहा मैं बॉम्बे की हूँ, कोंकणी मुस्लिम हूँ. सर अच्छा. फिर कहा तो आपने शादी मुस्लिम से की है? मैंने कहा क्रिश्चियन से की है. तो उसने कहा अच्छा इंटरकास्ट मैरिज. अब देखिए,
इस छोटे से एनेक्डोट में आप ये समझ सकते हो कि जाति जो है उसका कोई रिलीजन से लेन देन नहीं है, या फिर religion is not an adequate answer. Place is not an adequate answer. You have to add various different kinds of elements to give an adequate answer. और वो भी जो सवाल पूछ रहा है आपका जवाब उस पर डिपेंड होता है. जैसे कि आपने कहा मैं ब्राह्मण हूँ, जब कोई मुझे पूछता है कहता हूँ मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन आप विलेज में ब्राह्मण नहीं बोलते हो, आप कहते हो भूमिहार, बिकॉज देयर दे नो दैट द स्पेसिफिक आंसर इज भूमिहार. इधर आप कहो कि कौन जानेगा भूमिहार कौन है, राइट? सो वी हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ आंसर्स टू द सेम क्वेश्चन विच इज जाति. सो as far as I can see, we are using the word as category. And we have very fine-tuned different levels of categories, जिसमें एक ही इंसान अलग अलग कैटेगरीज में फिट आता है. कौन पूछ रहा है उस हिसाब से आप जवाब देते हो कि ये कैटेगरी या वो कैटेगरी, मोर फाइन ट्यून्ड और लेस फाइन ट्यून्ड, राइट? तो जाति जब बात चल रही है तब हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. अब कास्ट क्या है? प्रॉब्लम ये है, अगर मैं आज का आपको जवाब दूं तो टुडे यू कैनॉट सेपरेट कास्ट फ्रॉम अ ह्यूज कन्फ्यूजन, confluence between answers related to jati, answers related to varna, and all sorts of other elements, whatever you want, thrown in. Okay? So caste, even though we think that caste system है, पुराना है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत उसकी रीच है, उसका एक भी डिस्क्रिप्शन ऐसा नहीं है which is not full of all sorts of logical fallacies. Right? अच्छा, एक भी डायमेंशन ऐसा नहीं है. एक भी नहीं है, right? So the question is, if you want to make sense today of your life, Balu is giving you the following answer. Caste system is a theory about Indian social structure. Okay? It's a theory by the West about India. ठीक. Okay? तो वो कास्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. थ्योरी बाय वेस्ट, नॉट बाय अस. नॉट बाय अस, राइट? बट वी आर फोर्स्ड टू बिलीव दैट थ्योरी. यू आर नॉट फोर्स्ड टू बिलीव इट. वी आर बिलीविंग, मतलब अभी तो जो देश चल रहा है वो इट इज इन योर कॉन्स्टिट्यूशन. हाँ, वही मैंने कहा ना, तो होली बुक में है वो. तो इट इज इन योर कॉन्स्टिट्यूशन. अब फिर तो मैं, अगर हम सपोज अब बालू सर की तरह कहें कि भाई दिस इज अ मतलब फ्रॉम वेस्ट, तो भाई हम खुद को खुद की तरीके से देखना चाहते हैं तो ब्लेसफेमी कर दी हमने, बिकॉज वी सेड समथिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, द होली बुक. ट्रू. एंड येट किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट limit the growth of science. Science grows anyway. But the problem is that we are used to looking at science only in the physical domain. We don't see science as possible in the social domain. There we think सिर्फ ideology चलती है. Right? ठीक है. The strength of Balu's work is to say that science, social science, is possible. And without that, you cannot make progress. तो मतलब कास्ट, वर्ण और जाति तीनों एक नहीं है. नहीं. और वर्ण की तो अभी डेफिनेशन पे भी काम चल ही रहा है कि जो उसको ऐसे बताया जा सके. तो जो है मार्केट में ये सब इतने ज्ञानी लोग हैं जो तुरंत हाँ ये होता है, ये होता है, तो वो इतना सिंप्लीफिकेशन है, जनरलाइजेशन कितना सही है करना चीज़ों का, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ों का. वो सिंप्लीफिकेशन नहीं है. कास्ट सिस्टम इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग एवर, राइट? मतलब कि आप सोचिए कि जिस थियरी को आप कोई भी, इट इज़ अ सोशियोलॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी, राइट? बालू सेज इट्स अ सोशियोलॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी दैट अ सिस्टम लाइक दिस would originate and be sustained without any of the structures that are required to sustain such a system. Or even to create the origin. Aryan Dravidian theory doesn't hold. हाँ, इस पे थोड़ा सा बता भी दीजिए कि जो अभी जो बेसिक एक मतलब चल क्या रहा है मार्केट में, कि एक विली आर्यंस थे, उनके वहाँ जगह की कमी पड़ गई तो वो फ्लैट ढूंढते ढूंढते इंडिया आ गए. इधर द्रविडियंस थे,
द इंडिजिनस, उनको मारा पीटा और उनको मार पीट के भगा दिया, और फिर उन्होंने वेद लिख दिए, जिन वेदों के बारे में कहते हैं कि वो अपौरुष से हैं, मतलब किसने लिखा वही नहीं पता। और फिर उसमें उन्होंने एक पुरुष सूक्त लिख दिया, और फिर एक विली मनु हो गए। अच्छा, वो मनु कौन से वाले हुए वे भी नहीं पता, क्योंकि हर मनवंतर में एक अलग मनु हुए। उन मनु ने एक स्मृति लिख दी, और इसका भी कोई आंसर मुझे अभी तक तो नहीं मिला है कि मनुस्मृति कब रूल बुक थी या एज अ कैनोनिकल टेक्स्ट यूज हुई थी, बट वो लिख दी तो वो भाई मानना पड़ेगा। और उसमें लिख दिया कि शूद्रों के कान में शीशा पीस के डाल सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ यू आर हेयर, यू आर देयर। और कुल मिला के एक ब्राह्मणिकल कंस्पिरेसी हुई, साजिश हुई, एंड वी आर बीइंग ऑप्रेस्ड सिंस देन। ये अभी चलता है। तो बालू सर का इस पे जो आर्गूमेंट आप बता रहे थे कि 3-3,500 साल से ये सिस्टम चला आ रहा है, ऐसा कहते हैं कि मतलब ऋग्वैदिक एज बहुत अच्छी थी, लेटर ऋग्वैदिक एज में ब्राह्मणाइजेशन हो गया, एंड सिंस वो चलता आ रहा है। अभी इसमें देर आर सेवरल डिफरेंट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस. Aryan invasion theory also, for instance, is not so simple कि आप एक पॉइंट ले लीजिए, और क्योंकि it has evolved. So if I try to go into each of these, we would need a lot more. Instead, what I will point out is the following. If you pick up any one element of this caste system theory, right, you need to add all sorts of complex caveats कि नहीं ऐसे नहीं वैसे. आर्यन ठीक है रेशियल नहीं है, लिंग्विस्टिक है, नहीं वो इधर से आए थे लेकिन उनमें कोई जुड़ गया नहीं जुड़ा. ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सेप्शंस एंड caveats, and so your caste system theory becomes a theory which requires all sorts of protection. Right? It's called, any theory will, in a scientific theory, it has like a protective belt. अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें इतने एनॉमलीज, इतने प्रॉब्लम्स जुड़ गए हैं जो वो एक्सप्लेन एडिक्वेटली नहीं कर सकता है, विच कॉन्स्टेंटली गेट सॉर्ट ऑफ piecemeal explanations. ठीक है. कि we still want to hold on to the theory instead of giving it up and trying to look at India without the theory. So the question we have to ask is this: what do you lose if you lose the caste system theory? Why is it impossible for us to look at the Indian context and say, well, okay, this is a theory. We know what its foundational principles are, what its properties are, all of these. It's not explaining Indian reality to us in the way that is adequate. What makes us feel that we cannot actually come up with a description of our social life On our today, experience, हाँ. based on our experience? Why is that conviction so deep? आप ही बताइए why. Because we don't look at experience at all. We have been taught that our experience has nothing to do with knowledge. Our knowledge comes from our theories. Those theories are Western theories. They're Western descriptions. तो में टीच करने वाले कौन थे? क्या? The theories? मतलब ये वाला ही कि एक्सपीरियंस का नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, नॉलेज जो है वो थियरी से. It is the structure of colonial discourse on India. Colonial discourse on India. Structure of colonial discourse on India. That is that they are the ones who will decide कि who gave us knowledge about ourselves, right? Who gave us, मतलब वो हमारे लिए नहीं कर रहे थे, वो खुद के लिए कर रहे थे. वो खुद समझ रहे थे कि इंडिया क्या है क्या नहीं है. अब हमने भी उनके स्टाइल में ही खुद को समझना शुरू कर दिया. They became the authorities and we are simply continuing that lineage. And today also we are continuing. And therefore the problem is we are not willing to look at our experience in order to arrive at knowledge. Because हमें कूट कर ये बताया गया है कि नहीं भाई आपके एक्सपीरियंस का कोई रेलेवेंस ही नहीं है. इंफीरियर रेस है, मतलब ऐसे आपको forget about inferiority also. The fact that your experience is not relevant to knowledge about yourself, right? What does this do? This is the deepest violence that you can have against colonial anybody. violence. Yes.
तो हम फैमिन्स की बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं कि कॉलोनियल वायलेंस जो था देखिए उन्होंने ऐसे किया वैसे किया. द डीपेस्ट लेवल ऑफ वायलेंस इज दिस कि वी डोंट थिंक दैट आवर एक्सपीरियंस इज वर्थ लुकिंग एट इन ऑर्डर टू अराइव एट नॉलेज. और ये वायलेंस मतलब अननोटिस्ड जा रहा है, मतलब कोई सोच भी नहीं, मतलब ये तो जैसे मैंने वही कहा ना, जैसे बालू सर का, मैं तो अभी खैर पूरी किताब भी नहीं पढ़ी है, हीथ इन हिज ब्लाइंडनेस, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे पढ़ा, इवन जैसे आपकी भी पढ़ी है वाली, ये जो उनके साथ के लोगों की भी, तो वही लगा कि मतलब ये लोग तो इतना सोच भी पा रहे हैं, मतलब मुझे तो दिखते भी नहीं है जो इस तरीके का सोचते भी हों. मतलब कि सबसे बड़ा जो कॉलोनियल वायलेंस था वो ये था कि हम क्या हैं, ये हमसे छीन लिया गया, ये कि अपने एक्सपीरियंस के बेस पे हम बता दें. जैसे हम एक कास्ट सिस्टम पे जब बात चलती है तो कॉलोनियल वाला ही, जैसे अब यहाँ से जो बात चल रही है वो कॉलोनियल कि उसमें क्या चल रहा है उस पर ही बात कर रहे हैं कि एक हायरार्की है. बट मैम क्या हायरार्की केवल हमारे इंडिया के कास्ट सिस्टम में ही दिखती है हमको, ये दुनिया में भी है? और जैसे अगर दुनिया में भी हायरार्की है तो उसको कास्ट सिस्टम क्यों नहीं कहते, और उसको इतना विलीफाई क्यों नहीं कहा जाता जितना हमारे वाली उसको किया जाता है कैटेगराइजेशन को? थोड़ा सा इस पे बता दें. See, you have to understand that what they were objecting to, what the West was objecting to was not just hierarchy. ये हम उस थियोरी को लेके कहते हैं कि हायरार्की नहीं होनी चाहिए. That is not what they were saying. If you notice, they don't have a problem with द हायरार्की. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य. इसमें कोई treatises नहीं लिखते हैं. ठीक है. So they have a problem with one kind of hierarchy, which is the idea of Shudras or outcasts or जो भी हो. So that was the objection that they were raising, right? Not hierarchy in itself. This has become our sort of interpretation कि hierarchy नहीं होनी चाहिए. That is not what they were observing. What we don't understand is that how or why did they see the Varnas in this particular way? B, can we say that that description of the Varna system is accurate? And C, can we even reconstruct what was their objection about this? अब मैं honestly आपको बताऊं तो मैं नहीं बता सकती हूँ आपको कि उनको objection ऐसा क्यों था. Exactly. This is a research question, which is why you have to take the Western description seriously. What has happened is, in the Indian context, हम कहते हैं नहीं क्यों, हम क्यों माने उन्होंने जो कहा. मानने ना मानने का सवाल नहीं है. This is the state of science. अगर आपको बदलना है, you have to be able to answer their questions. You have to be able to tell them this is why you described India in this way. If you're not able to do that, आप कितनी भी नारेबाजी कर लो about India, आप किसी और से बात नहीं कर पाओगे. विश्वगुरु नहीं बन पाओगे. बिल्कुल नहीं बन पाओगे. So you have to take the West seriously. And you have to take their descriptions seriously in order to understand what work you have to do. उनका थ्रेडबेयर एनालिसिस करना पड़ेगा कि वो हमारे बारे में कह रहे हैं तो वो क्यों कह रहे हैं, और उसका जवाब देना पड़ेगा हमको. जवाब का सवाल नहीं है. We always think that this is an argument. This is not an argument. Science is not an argument. Science is a means of delineating questions such that you, किस तरह मैं कहूँ कि जैसे ये क्वेश्चन है कि why did the West see the caste system in this particular way? मतलब जो सोशल कैटेगराइजेशन है, जैसे स्पेन में है, यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, मतलब दुनिया में है, उसको कभी ऐसे नहीं किया गया. बट इंडिया वाले सोशल कैटेगराइजेशन, मतलब जैसे कास्ट को अगर खूब हम उसमें भी चले जाएं तो ऐसा काइंड ऑफ सोशल कैटेगराइजेशन हमको दिखता है. उसको इतना विलीफाई किया, उस पर इतना लिखा, ये सब की थ्योरीज दी, बट उस वाले पे कोई डिस्कशन ही नहीं है. ऐसा क्यों? We don't know the answer. I don't know the answer to that. Yeah. I don't know. It is a serious research question in the sense that I can tell you that it is a Western theory because I see the strands, but I can't explain the full extent of why the West came up with this theory. Not right now. और जो हमारे इंडिया वाले भी जो वेस्टर्न्स हैं, जो मतलब उन थ्योरीज को ही पैरेट करते हैं, वो भी नहीं बता पाते इस चीज़ को. They don't see it as a Western theory. They see it as science. They see it as a scientific theory. ठीक.
अच्छा, जैसे कास्ट है, जैसे कोई भी चीज़ होती है तो जैसे उसकी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होती हैं, तो क्या कास्ट की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं? कास्ट सिस्टम की प्रॉपर्टीज, यस एब्सोल्युटली। जैसे रिजिड है, पैन इंडियन है, वो ये व्हाट डू यू कॉल इट, ऑल द थिंग्स दैट वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर जो अबाउट क्वेश्चन में it has hierarchy, it is based on birth, it is yeah, all sorts of properties. बट उस पर कोई कंसेंसस तो है नहीं, नहीं तो consensus, so let me tell you, जैसे कि अभी आपने बोल लिया कि कास्ट सिस्टम है, तो ये सिस्टम का यूनिट क्या है? So I'll give you an example. जैसे जब सेंसस कर रहे थे ब्रिटिश फॉर द फर्स्ट टाइम, उनके लिए ये सवाल बहुत सिरदर्द बन गया था, क्योंकि उनको लगा कि हमें बस 4 वर्ण हैं, उनके नीचे जो कैटेगरीज हैं वो डालनी है और हो गया, और ऐसा था नहीं। तो वो जब पूछ रहे थे कि आप कौन जाति हो, तो अलग अलग उनको जवाब मिल रहे थे। ठीक है। तो जैसे उन्होंने कहा कि इसमें नेशनैलिटी भी आती है, मराठा, right? मराठा जाति, हाँ। और इसमें ऑक्यूपेशन भी आता है, और उसमें वर्णा भी आता है, उसमें मतलब रीजन भी आता है, उसमें ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट आंसर्स आर बीइंग गिवन टू द क्वेश्चन ऑफ जाति, एंड द रिलेशनशिप विद वर्णा इज नॉट एट ऑल क्लियर। ये अंग्रेजों के सेंसस में उनको दिख रहा है। बिल्कुल। सो दे गेव अप द कास्ट सेंसस हाँ, because वो they could not 1931 answer this question. हाँ। So they were never able to identify the unit of the caste system. Okay, वो हुआ ही नहीं. And that's why they gave up this caste census. They gave up the caste census. They could not. It's not because they could not find the unit, but they eventually gave it up. It did not seem to fulfill the ideas that they had started off with. So they gave it up. So when you say there is no consensus on properties, there's no consensus on properties like कि unit क्या है. There's no consensus that, for instance, is endogamy a fundamental property of the caste system or not. क्योंकि कोई जात में, for instance, Sagotra marriage is not allowed. This thing, only Jati marriage is allowed. We don't even know how Gotra and Jati are interlinked. And how are they different? Right? So ये इस पे भी कोई कंसेंसस नहीं है. इसके अलावा जो है हायरार्की पर भी कंसेंसस नहीं है. हाँ. क्योंकि कोई, आपने जैसे कहा, कोई स्टेट में कोई शूद्र है तो वो कहीं और ओबीसी है, कहीं और कुछ और है. So we have zero consensus on the any properties of the caste. basic properties that are assigned by the caste system. But what do we have consensus on? It is draconian. ये एट्रोसिस मतलब होती हैं, वायलेंट है, बहुत बुरी चीज है, वी शुड तुरंत इसको immoral. छोड़ के अलग करो. Yes. ये सब है. So the question is that if we don't have a consensus on the basic properties, do we know what we are talking about? ठीक. जैसे अगर मैंने कहा कि water is, colorless, odorless, ठीक है, तो अगर आप कहीं मार्स चले गए, उधर आपको कलरलेस ओडरलेस चीज दिखी, तो क्या आप मानोगे कि ये पानी है? नहीं. और विल यू रिक्वायर H2O, 2 हाइड्रोजन, 1 तो ऑक्सीजन. आपने तय कर लिया है कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है. हाँ. और ये टेस्ट तो आपको मतलब तभी तो डिसाइड होगा ना. हाँ. तो आपने ये टेस्ट जो ये सिद्ध करे वो एस्टैब्लिश ही नहीं किया है, राइट? बिकॉज देयर इज नो कंसेंसस ऑन द प्रॉपर्टीज. But you continue the consensus on the consequences of this system. How does that happen? How do you know you're talking about the same things? That is the question. या तो मैम इन्होंने कास्ट को भी जैसे जेंडर फ्लूडिटी वाला कॉन्सेप्ट लेके आए कि लड़का लड़की कुछ नहीं होता, तो इसको भी फ्लूड कर दिया होगी. ये प्रॉपर्टीज तो ये क्या नाम प्रिविलेज्ड लोगों का वो है, और मतलब एक ब्राह्मण्स की कंस्पिरेसी थी कि प्रिविलेज हम उनके पास था, तो उन्होंने बोला कि प्रॉपर्टीज़ हमको ज़रूरी है, बिना प्रॉपर्टीज़ के भी हम कंसेंसस कर सकते हैं. आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस टू द एक्सटेंट के जैसे आप जेंडर की बात करो तो देयर इज, जैसे उसमें होता था कि XX और XY क्रोमोसोम वाला है, बट इन्होंने उसको भी मानने से मना कर दिया. नहीं, वो ठीक है, लेकिन द थिंग इज दैट इज रिलेटेड टू अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट फिनोमेना, राइट?
You can say it has affiliations to politics as well. It takes or picks certain kinds of facts. All of that is true. ठीक है. But इस मामले में the difference is that you don't even have कि जैसे आपने कहा XX या XY, you don't even have that. You don't have the foundation at all. So when I say caste system and you say caste system, are we talking about the same phenomenon? What is the phenomenon we are pointing? हाँ, मतलब जिस चीज को मैं कास्ट कह रहा हूँ, क्या आपके लिए भी कास्ट वही है, ऐसा कुछ? Yeah. So what happens is we can't even actually कम्युनिकेट अबाउट इट, बट यहाँ तो थ्योरीज बना के उस पर कानून भी बन जा रहे हैं. बिल्कुल. ठीक. अच्छा मैम, एक जैसे आप अपनी उसमें ही लिखती हैं चैप्टर में कि फ्लूइड है, मतलब कास्ट रिजिड उतनी नहीं है, और एक एम.एन. श्रीनिवास का फेमस टर्म संस्कृताइजेशन, ऐसा, ये क्या है ये टर्म, थोड़ा सा बताएं. संस्कृताइजेशन बेसिकली एम.एन. श्रीनिवासन सेट के हर जाति को अपने ऊपर की जाति को इमिटेट करके उनके जैसे बनना चाहती है, और वो अलाउड है, बन जाते हैं. he doesn't say that they become higher caste, but he says there's this process or this sort of need to feel more elite by imitating. आपकी मैम उसमें चैप्टर में हेडिंग है कि हु ब्रॉट द एलिफेंट इनटू द रूम. ये जो कास्ट स्टडीज़ है, मतलब जो चल रही हैं, इस पे सस्पिशन लेके आने वालों में सबसे पहलों में एक निकोलस डिर्क थे. थोड़ा सा उनका भी एजम्पशन क्या था, और उससे आप कैसे डिसएग्री करती हैं जो निकोलस डिर्क का था, इस पे उस पे थोड़ा सा बताएं. तो डर्क्स बेसिकली प्रपोज्ड के कास्ट्स ऑफ माइंड. He basically said कि the census and other administrative exigencies of the colonial state created this kind of mapping of caste, which did not exist earlier. So in that sense, over time, this kind of administrative rigidity became established. So in effect, what Dirks is claiming is that the caste system gets established in India by the colonial state. That is roughly what he begins to propose. अब सवाल ये है, if you understand the properties of this system, its depth, its scope, all of that, there is absolutely no way that any state would implement such a system in a span of 60-70 years. इतना हैवी सिस्टम इम्प्लीमेंट कर जाए कि वो 4000 साल पुराना मान लिया जाए और ये सब हो जाए. So this historical explanation doesn't work. ठीक है. Okay. Also, it maintains the same kind of problem, which is, what are you referring to when you say caste system? When I say caste system, I am referring to a Western theory. ठीक है. I am not referring to a phenomenon in India. I don't deny that various phenomena get linked to that theory. But for me, I have clarity that this is a Western theory when I say caste system. And when I'm studying phenomena in India, I can point to the particular phenomenon and say this is what I want to study. जैसे मैम एस.एन. बाल गंगाधर भी लिखते हैं कि द कास्ट सिस्टम हैज़ नो एग्जिस्टेंस आउटसाइड ऑफ द वेस्टर्न एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया. आपने अपनी बुक में लिखा भी है. तो ये तो अपने आप में बहुत ज़्यादा ही रेवोल्यूशनरी कोट नहीं हो गया? मतलब बिल्कुल. क्योंकि अभी तो आप सुबह सो के उठो और रात को सोने जाओ, तो मतलब जो सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में भी डिस्कोर्स को जो डोमिनेट कर रहा है उसमें कास्ट, मतलब हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऐसे ऐसे नेता हैं जो उठते हैं तो वो कास्ट 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 करना शुरू करते हैं, और वो सोते हैं तो कास्ट कास्ट वाली लोरी सुनते हैं. और आप लोग अपनी रिसर्च में कह रहे हैं कि हैज़ नो एग्जिस्टेंस आउटसाइड द वेस्टर्न एक्सपीरियंस, यानी वो सब इंडिया को वेस्टर्न चश्मे से ही देख रहे हैं. बिल्कुल. और ये कॉलोनियलिज्म का सबसे बड़ा वायलेंस है. बिल्कुल. जिस पे बात नहीं हो रही. अच्छा, जो क्रिश्चियन, अच्छा जो ये कास्ट वाला जो सारा जैसे शुरू होता है, मतलब कास्ट सिस्टम का विलिफिकेशन वगैरह, ये क्रिश्चियन मिशनरीज से शुरू होता है? Probably, but there are precursors. So for instance, Duncan Jalki का कुछ काम आया है which talks about Muslim sources and how they talked about caste. They don't use that word, but they talk about Brahmins, they talk about
some sense of hierarchy. So there are certain elements that are already well in place when the missionaries come. And then there is a building up from ठीक the है. missionaries. And a further building up from the British state, the colonial state. ठीक. अब मैम थोड़ा सा हमको जैसे कास्ट की जब भी डिबेट चलती है तो एक मेजर आर्गूमेंट है जैसे जो मुझे भी थोड़ा बहुत लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ा हाथ चर्च का और अंग्रेजों का रहा. इस फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप? See the way वेस्टर्न that फाउंडेशंस जो हाँ. किताब का टाइटल भी है. Basically what people believe is कि वो एजेंडा था. तो they did this to divide India. But that's not what Balu is saying. Okay. He's saying this is their experience of India. So he's not ascribing to them any intentions. कि वो डिवाइड करने के लिए कर रहे थे, वो उनके लिए वो नेचुरल था, वो उन्हें वो दिखा. ठीक है. On the basis of their own experiences, their worldview, their expectations and their encounters in India, they came up with this particular description of the Indian social structure or what social society. So that is how it came up. This is not agenda driven. This is not race driven. This is that is why he says कि आप उनके एक्सपीरियंस को समझना पड़ेगा आपको in order to see why they came up with it. In that, he definitely points to the fact that there are theological roots to Western social science itself. वो हम नोहा और उसके सन वाली जो कहानी है, कौन सी? ये जो समुद्र वो पानी बाढ़ आती है वो डूब जाते हैं, नोहा वाली जो कहानी है, वो है इसमें कहीं कुछ? Not directly. कि I'll tell you where the ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि राजीव मल्होत्रा अपनी किताब में इसका जब आर्यन इन्वेजन वगैरह की बात करते हैं थोड़ा ये कर्स ऑफ नोआ और ये सब बताते हैं, इसलिए मैंने पूछा. Not really. See, what happens is कि biblical assumptions certainly drive the way that they looked at India. ठीक है. Right? For instance, the way that the philologists looked at India to say there is a golden age, right? Why do they say golden age? Because some texts that they identified as texts that were revelations or partially revelations. Ab Indian context mein, what is the significance of revelation? We don't understand. ठीक है. Right? But to Christianity, revelation is the basis of religion. ठीक है. उसके अलावा religion का कोई basis नहीं है. Without that there is only devil worship basically. ठीक है. Right? तो revelation is the basis of religion. तो अभी हम बहुत आसानी से हम कहते हैं कि हाँ हमारे revealed texts हैं. The reason they were seeing these as revealed texts is because of their Christian understanding of the world. ठीक है. कि हर किसी को कोई ना कोई रेवलेशन मिला, इधर उनको ये मिला. वो गोल्डन एज क्यों है? बिकॉज इट अंडरगोज करप्शन. ठीक है. सो दे आर नॉट सेइंग दैट द वेदास आर रेवलेशन, दे आर सेइंग इनमें सम एलिमेंट्स ऑफ रेवलेशन आपको दिखेगा, पर वो करप्ट हुए हैं. ठीक. सो दे वर द अथॉरिटीज टू टेल अस कि वेद कहाँ रेवलेशन है और कहाँ कहाँ ठीक नहीं है. ठीक है. राइट. सो दे हैड दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस. अलग सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चल रही है. सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉन्फिडेंस इसलिए है बिकॉज दे नो ट्रू रिलीजन. उनके पास वही है, मतलब तो इसलिए वो बता सकते हैं कि आप के ट्रू क्या है और यही तो corruption क्या उनको एक है. इल्यूजन है ना, भ्रम टाइप चल रहा है कि हमारा ये रिलीजन सुप्रीम है. हमारा रिलीजन सुप्रीम है. It's the structure of religion to do this. So ये प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में क्या हम कहते हैं कि मतलब उनको ये भ्रम है. रिलीजन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैट क्लेम, कि मैं विदाउट सुपर द हूँ. ट्रूथ क्लेम. नो रिलीजन. और हम बता देंगे रिलीजन और धर्म अलग होता है, नहीं इसको भी लोग ऐसे वो हो जाएगा. बट जैसे मैंने पूछा कि जैसे ब्रिटिशर्स ने जो ये किया या जो चर्च का इसमें बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि कुछ ऐसा भी लोगों का कहना है कि जो चार्टर एक्ट 1813 था जब से मिशनरीज का आना शुरू होता है और फिर जब 1857 का रिवॉल्ट होता है तो मतलब अंग्रेज़ों का जो मतलब मीठी मुखर्जी हैं, एक उनकी बुक है इंडिया इन शेडोज ऑफ एम्पायर, उसमें वो आर्गूमेंट देती हैं कि अंग्रेज़ों ने जब देखा कि जब आए तो उनको लगा इंडिया इज़ नॉट अ कंट्री काइंड ऑफ थिंग, मतलब वो तो बटे हुए इन सब में.
जब 1857 का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है तो उनको लगता है कि देयर इज अ सर्टेन इनविजिबल फोर्स एक्टिंग विच कैन यूनाइट देम. एंड अब अंग्रेजों का पोस्ट 1857 जो प्राइमरी गोल बनता है कि वी हैव टू ब्रेक दैट, फाइंड एंड ब्रेक दैट इनविजिबल फोर्स विच इज यूनाइटिंग देम डिस्पाइट द डिफरेंसेस ऑफ कास्ट, लैंग्वेज, इन सब का ऐसे करके. और फिर यहाँ से एच रिसले और फिर ये जो सेंसस वाला भी जो शुरू होता है कि भाई हम इसमें ऐसा करेंगे, तो वो एक आर्गूमेंट वो भी देती हैं. साथ में जैसे आपने अपनी बुक में भी लिखा है कि जैसे फ्रांसिस जेवियर ने ही जो लेटर्स लिखे हैं तो उसमें वो खुद ही इसको एक्सेप्ट करता है कि जो सबसे बड़ा हर्डल है इन कन्वर्जन दे आर द ब्राह्मण्स. हैड दे नॉट बीन हेयर तो हम इजीली सोल हार्वेस्ट कर पाते. तो एक ऐसा भी मतलब ऐसा मुझे लगता है, मतलब कोई मैंने इस पर रिसर्च नहीं की है, बट ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो कास्ट का विलिफिकेशन है, क्योंकि जब भी कास्ट का विलिफिकेशन है तो दैट विलिफिकेशन ऑटोमेटिकली रीचेस कि भाई ब्राह्मण्स आर द कल्प्रिट्स एंड ब्राह्मण्स वर दी सबसे बड़े हर्डल्स इन कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी. तो इनको निपटाओ भाई. कन्वर्जन करने के लिए भी ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, तो अब उसको बट डायरेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि ब्राह्मण तो अवध्य था. मतलब 1857 में ही देवेंद्र स्वरूप जी ने लिखा है कि जैसे जब इनकी आर्मी और जो इनकी पुलिस की भर्ती होती थी ब्रिटिशर्स की, तो उसमें मेजरली जो थे वो बिहार और पूर्वांचल के भूमिहार ब्राह्मण और ये अपर कास्ट होते थे इधर वाली बटालियंस में. अंग्रेजों ने देखा कि जो एक सीनियर ऑफिसर है, जब उनकी ट्रेनिंग ख़त्म होती है, कॉन्वोकेशन टाइप जब हो रहा है, तो वो सीनियर ऑफिसर एक जूनियर सिपाही के जाके पैर छू रहा है. तो अंग्रेज पूछता है कि ये क्या था, मतलब भाई 3 स्टार कांस्टेबल के पैर छू रहा है. तो उसका रीज़न क्या था कि वो जो था सिपाही भर्ती के लिए आया था वो ब्राह्मण था और जो 3 स्टार था वो मान लो क्षत्रिय था या भूमिहार था, ऐसा वाइस वर्सा. तो अंग्रेजों को ये भी दिखा कि मतलब ये एक इतना इनका ऐसा सोर्स ऑफ रेफरेंस है ब्राह्मणों के प्रति, और उन्होंने उसको हर्डल माना. तो इन चीज़ों को जैसे अगर हम कंबाइन थोड़ा बहुत करते हैं तो ऐसा दिखता है. इसमें एक और मैं ऐड कर दूं, इवन राजीव मल्होत्रा का जो आर्गूमेंट आता है एफ्रो दलित प्रोजेक्ट वाला कि यहाँ के जो दलित्स हैं दे आर द ब्लैक्स ऑफ इंडिया, जैसे वो चल रहा है, और इसमें पूरा चर्च फंडेड है, मतलब इसमें कोई डिनाई नहीं, उन्होंने प्रूफ भी किया है. तो ये सारी चीज़ें जब हम एज अ टोटलिटी में देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत सिंपल में कि एक कास्ट थी जो, क्योंकि पूरी दुनिया का अगर हम एक्सपीरियंस भी देखें तो हमें कोई और सिविलाइजेशन नहीं दिखती जो 1000 साल के इस पूरे उसके बाद भी बची रह गई हो. कैसे भी बची हुई है, मतलब आज करप्ट उसमें है, पता ही नहीं है कि हम कौन है, बट अभी भी हम टीका लगाते हैं, मतलब हमको नहीं पता उसका सिग्निफिकेंस क्या है, रेलेवेंस क्या है. तो कहीं ना कहीं उसमें जो सोसाइटी के एज अ लीडर्स थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जिसको सो कॉल्ड ब्राह्मण्स एज ए कास्ट टर्म कर दिया गया, उनका रोल था. और वो प्रोजेक्ट अभी अधूरा है, वो कॉलोनियलिज्म वाला, कि वी हैव टू डिस्ट्रॉय इंडिया या वी हैव टू कॉलोनाइज देम अगेन या सोल हार्वेस्टिंग या जो भी है. जैसे इस्लामिक में जाते हैं तो उनका जो चलता है, क्रिश्चियंस का है, तो उसके लिए हर्डल है और इनको ख़त्म करो. द मोमेंट दे आर आउट थिंग्स विल बी मोर ईजियर फॉर अस. एक ऐसा लगता है. इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अगर आप कॉलोनियल सोर्सेज पढ़ोगे तो आपको अलग अलग दृष्टिकोण मिलेंगे उसमें. सो फॉर इंस्टेंस जब मैं PhD कर रही थी तो आई वाज रीडिंग कॉलोनियल सोर्सेज एंड आई वाज वेरी स्ट्रक बाय मैकॉले. अभी मैकॉले हमारे लिए तो विलन है. आई डोंट इवन हैव टू से एनीथिंग. मैकॉले मतलब उसका 2 सितंबर 1835 का पत्र घूमता रहता है व्हाट्सएप पे. बट मैकॉले सेड something like, now I'm quoting from memory, it is better to have a nation to trade with than to have a nation of slaves. We must introduce education in India because we don't want a nation of slaves. In the future, they could become partners in trade. That is more profitable than being slaves. अब ये वही विलन है जो हम कहते हैं कि he was just out to destroy Indian culture. हाँ, नहीं, जैसे हमने जो बात भी की कि जो कॉलोनियलिज्म का जो सबसे बड़ा वायलेंस है कि ये कॉलोनाइज्ड लोगों से उनका वो पावर छीन लेता है कि दे कैन सी देमसेल्फ ऑन बेसिस ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंस. तो मैकॉले के ही लेटर्स हैं उसके फादर को भी कि दे विल बी मोर ब्रिटिश देन अस, या जैसे इस टाइप का भी आता है. बिल्कुल. सो आई एम नॉट सेइंग दैट
he's a saint. हाँ, हाँ. What I'm saying is, if you start describing it as a conspiracy, हम्म, then you have to ascribe to Macaulay the intention to destroy India, to enslave India, हम्म, right? But he is telling you the very opposite. हम्म, So either you have to call him a liar, हम्म, or you have to begin to think about your conspiracy theory differently, right? Also remember कि 300-500 साल से अगर कोई कास्ट सिस्टम देख रहा है, हम्म. to say it is because they have a conspiracy, either they are jealous or they are wanting to destroy or whatever, it's unsustainable as a hypothesis, right? कहाँ से वो सीख के आ रहे हैं कि हमें इंडिया डिस्ट्रॉय करना है? ये जेनेटिकली तो पास ऑन नहीं होता नहीं है. मैम, वो पोप का था ना वो जो डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी. तो ठीक है, अभी पोप को कितने मान रहे हैं? और यूके में जो फॉर इंस्टेंस इवन द ब्रिटिश, दे वर नॉट कैथलिक्स. नहीं, but मैम पोप वाज नॉट इवन एन अथॉरिटी फॉर बट देम. मैम जो ये शुरुआत हुई कॉलोनियलिज्म की, ये तो डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी से ही होती है, जो That पोप may ने be. पेपल बुल निकाले. That may be, हाँ, हाँ. but to ascribe to them the intention that they are malevolent towards India specifically because it is an old surviving civilization. नो बिकॉज दे आर मैम, जैसे उनका इनफिडल्स, उनके लिए हम इनफिडल्स हैं, फॉर देम वी आर पेगन्स. वो ठीक है, लेकिन वो पेगन्स को इसलिए नहीं ये कर रहे थे. they didn't say एंड दे हैड द मोरल सुपीरियरिटी कि वी विल इमेंसिपेट देम, वी विल गिव देम एनलाइटमेंट टू देम. True. वो सब सही है. हाँ. But the thing is, when you say this was malicious, this was in order to destroy, then you ascribe to them the intention that has to go across generations of individuals over hundreds of years. कि प्लानिंग की गई होगी. Yes. आप ये कह रही हैं. Yes. मे बी उनका इंटेंशन नहीं था, बट दे डिस्ट्रॉयड, एज Sure. गांधी सेड, Sure, इवन which धर्मपाल means- सेड. Which means what? It's not conspiracy. It's their experience. हाँ, ठीक है. That is the problem. So you won't be able to counter it by saying you were trying to destroy me, because the Western person, when he hears this, is like, ये क्या बकवास है? हम तो हम उसको ये कह सकते हैं, भाई तूने अपने एक्सपीरियंस के चक्कर में हमारी रेड मार दी. नहीं, बहुत आप ये कह सिंप्लीफाइड सकते इन हो द दिल्ली कि लैंग्वेज. आप खुद नहीं समझ रहे हो कि आपने ये क्यों देखा. हाँ, हाँ. हमें सीखना है कि आपने ये क्यों देखा, और ये उनको आपको बताना है. दिस इज द मेन मोटो ऑफ बालू सर का जो रिसर्च प्रोग्राम भी है. ठीक है मैम. कास्ट एट्रोसिटी पे ही थोड़ा सा बताएं कि इसमें कहाँ तक कितना दम है कि सही में ही ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जैसे आपने अपने में डाटा भी किया, वो आप बता भी देना इसमें कि वो मतलब जब डाटा से खेलें तो पर मिनट या पर 16 मिनट एक एट्रोसिटी हो रही है, वो सारा क्या है? तो देखिए, प्रॉब्लम ये होता है, वो जब हमने आर्टिकल लिखा था ना, तो हमें लगा कि हम दिखा रहे हैं कि डेटा is not answering a question. ठीक है. Ironically, more and more people started asking, data दिखाओ, data दिखाओ, data दिखाओ. अब प्रॉब्लम ये है, आप कितना भी डेटा दिखाओ, वो नहीं मानेंगे. ये प्रॉब्लम जाता नहीं है. ठीक है. So what we are trying to show is ये किस तरह का प्रॉब्लम है कि आप कितना भी डेटा दिखाएं, वो नहीं वो मान रहा है. हटेगा नहीं. ठीक है. So start thinking about, therefore, the theory that generates this, rather than asking कि if I have just a little bit more data, I will be able to show that this is not the case. Data से ये बना नहीं है. It was not built on the basis of data. It cannot be destroyed on the basis of data. You need to destroy the theory in order to destroy the assumptions of the theory. Okay? So this is a misunderstanding that I want to clarify. The other thing that comes up is a lot of people find it very sensational. ये तो हाँ, मतलब नहीं पता लोगों को, मतलब जैसे मतलब मैं अगर आपको वैसे कहूँ, मतलब अगर बेट कर सकता हूँ कि 99% लोगों को, और 99% वो जो इस डोमेन में काम कर रहे हैं, और वो मतलब कोई ऐसा नहीं पर्टिकुलर राइट के हों, लेफ्ट के हों, किसी के भी हों, उनको ये वाला पता ही नहीं है गेम कि मतलब ये गेम नहीं है. हाँ, मतलब That's what I keep saying. See, the problem is this. Why did I look at data in the way that I looked at it when nobody else did? Because my conviction is that our experience will tell a different story. पर ये conviction किसी और का नहीं है. That is why they don't look at the data. ठीक. Right? और जब वो डेटा देखते हैं तो they see a reinforcement of the theory. So they see कि भाई they will take the
ग्रॉस नंबर्स के इतने एट्रोसिटीज़ हुए हैं ओवर दिस टाइम पीरियड हुए हैं, तो रोज़ इतने एट्रोसिटीज़ हुए हैं, बहुत बुरी बात है, नहीं होने चाहिए. What we simply did was to say, if एक तो honestly let us understand, we don't have data today that will tell us about caste atrocities. We don't have data. We don't have data. The caste NCRB atrocities data जो मिलता है हमें is data on crime/atrocities against SCs and STs. So this is not a fine-tuned mechanism of actually even giving data about caste atrocities by itself. ठीक है. हमारे पास है नहीं. So what are we saying? We are saying take crime and atrocities against SCs and STs, those full figures, and we will talk about violence against this group. So what we did was we took that figure and we did a simple calculation. What was the calculation? If this percentage of the population faces this much of अगर आपके पास है वो डेटा, अगर अभी लिखा हुआ नहीं है. अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है. If this is the case, then they are actually facing 30 times less crime than the rest of the population. SCs, STs are At that point, I think we took only SCs. SCs, ठीक है. SCs are 17% of the facing population in 2011 faced this 30 times percentage less. crime/atrocities than the rest of the population. उसमें सब आ गए, OBC, जनरल सब आ गए. ठीक. Now, this simple statistic, right? Of course, iska now I can tell you that it needs amendment. You can't make this kind of statement. Why is it? Because जैसे crime में if I take the full figure of crime, that also doesn't express crime against the rest of society. उसमें against the state आ जाता है, narcotics आ जाता है, so all sorts of different crimes that are not against any group or individual. ठीक है. So to take the rest of the crime and to contrast it to the percentage of crime that the SCs are facing is not accurate. But what I can wager is that this section of the population is not facing an More inordinate atrocities. amount of crime ठीक है. or atrocities compared to other sections. So our claim about caste violence is what? हाँ, मतलब It क्या is- बेसिस क्या है? The whole point of caste violence is that caste system generates violence against this group. If your data is showing that this group is not facing excessive violence, It's facing 30 times less, मतलब एटलीस्ट जो डेटा अवेलेबल है तो या जो भी. आप क्या बोल रहे हो? What are you trying to? What can you say thereafter? That is the question, right? जैसे आपने डेटा, जैसे जो मुझे दिख रहा है इसमें लिखा हुआ है कि 16.66% ऑफ पॉपुलेशन जो है फेसेस 0.53% ऑफ द टोटल क्रिमिनल इंसिडेंट्स इन इंडिया. दैट मीन्स दैट ऑन एन एवरेज एवरी परसेंटेज ऑफ अ नॉन SC पॉपुलेशन फेसेस रफली 1.19%, और SCs वाला जो है वो 0.04%, एंड दैट वो 30 गुना और जो वो वाला वो आता है. तो मैम जैसे जब आपने 2015-16 में जब भी ये रिसर्च की, आपसे पहले किसी को ये मतलब एक मतलब जैसे अब आप तो बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हो, ये कॉमन सेंस की चीज़ होनी चाहिए, मतलब जैसे जो लोग पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं इस उसमें हैं, किसी को समझ में ही नहीं आएगी, मतलब एक बार डेटा देख लें या इसको ऐसे बताया जा सकता है. आज तक हम नहीं देख पा रहे हैं. हाँ नहीं मतलब कर रहे हैं. क्योंकि मैंने एक आप ही की किताब में ये पढ़ा भी है ये वाला डेटा, नहीं तो और ये जैसे डेटा वाली किताब ही कास्ट पे एक मैंने धर्मपाल जी की द ब्यूटीफुल ट्री पढ़ी है, वो सर्वे और सेंसस का बताते हैं, और इस तरीके का डेटा का तो सिंगल मैंने आप ही की पढ़ी है. तो मैंने सारी किताबें नहीं पढ़ी, मैं इस भ्रम में नहीं हूँ मैं क्लेम कर दूँ कि सब पढ़ लिए, बट वट एवर फ्यू बुक्स आई हैव रेड, मैंने देखा कि एक सूफिया पठान है वो मतलब That's because there's a conviction that the data is not telling you the story. कि डेटा तो बकवास है, ये तो मतलब only some elements of के जो रिपोर्ट होता है उतना ही बताता है. अच्छा, इसमें एक पॉपुलर So it's कैविएट, unreliable. ये एक पॉपुलर कैविएट भी आपने बुक में भी लिखा है कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस गो अनरिपोर्टेड. इसको कैसे? तो वही बात है कि नहीं, हम जो देख रहे हैं वो दैट इज जस्ट जो रिपोर्ट होता है सिर्फ वही दर्ज हो रहा है. एंड मेजॉरिटी ऑफ केसेस गो अनरिपोर्टेड इन इंडिया. गो अनरिपोर्टेड, सो देयर इज नो, वी डोंट नो. हाँ. तो अब सवाल ये उठता है, अगर आप कहोगे दैट द डेटा इज अनरिलायबल, तो इट्स नॉट यूजेबल ना.
तो अगर आप कह रहे हो कि वेइंग मशीन में कभी वही चीज़ डालो तो 500 ग्राम दिखता है, कभी 200 ग्राम दिखता है, या कभी 700 ग्राम दिखता है, तो वो मशीन टूटी हुई है, बिल्कुल, तो आप वो यूज़ ही नहीं कर सकते हो। तो अगर आप कहो कि डेटा इज़ नॉट रिलायबल, देन यू कैन नॉट यूज़ द डेटा एट ऑल। बट यहाँ तो कह रहे हैं कि मैं ही नहीं, सब उसी मशीन को यूज करेंगे जैसे। तो what happens, they will use the data, but they will use it only for one kind of assertion, only one argument is allowed, उसके विपरीत कोई एनालिसिस अलाउड नहीं है, नहीं, या है तो वो ब्राह्मणिकल उसमें है, हाँ मतलब ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की से इन्फ्लुएंस्ड है। एक मैम आपने डेटा और अपनी बुक में लिखा है जो रिपोर्टिंग कास्ट एट्रोसिटीज ट्रेंड्स एंड स्ट्रेटेजीज। मुझे आप ही की किताब पढ़ के पता लगा कि जो EPW है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली, ये जो कास्ट एट्रोसिटीज़ हैं इनका रिपोर्ट आज जो है, मतलब मुझे लगता था कि तो शुरू से चलता ही आ रहा होगा, मतलब एटलीस्ट जब से ये मैगजीन लिख रही होगी, बट आप अपनी बुक में कुछ अलग दिखाते हैं। तो ये जो दिस वे ऑफ लुकिंग एट कास्ट एज जनरेटिंग एट्रोसिटीज इज समथिंग दैट स्टार्ट्स ऑफ इन द लेट 60s। उसके पहले ये शब्द यूज नहीं होता है, कास्ट एट्रोसिटीज। आपने 1968 ईयर दिया है। हाँ, वायलेंस यूज होता है, बट दिस वे ऑफ टॉकिंग इज अ वेरी इंडियन वे। ठीक है, कि एट्रोसिटी है, एंड दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन सेक्शन ऑफ द पीपल। तो देयर सम काइंड्स ऑफ इंसिडेंट्स दैट गेट रिपोर्टेड or that get picked up and that get described as caste atrocities, right? So for instance, there are whether Bihar mein, Rajasthan mein, Andhra Pradesh mein, there are few instances where the land reform ka jo movement hai, it starts generating violence against two particular groups of that within those regions. So those who are claiming land, those who are losing land, generally is a pattern कि उनमें वायलेंस दिखता है, वायलेंट इंसिडेंट्स दिखते हैं। अब प्रॉब्लम ये है दैट, या प्रॉब्लम है या ऑब्जर्वेशन है, आप कहते हो कास्ट वायलेंस इज देयर इन ऑर्डर टू अपहोल्ड द कास्ट सिस्टम एंड द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द अपर कास्ट्स। नन ऑफ द रिपोर्टेड इंसिडेंट्स हैव एनी पार्टिसिपेशन बाय ब्राह्मण्स। None of the reported incidents, these big incidents I'm talking about, हाँ, जो जिनका कवरेज हुआ है, have the there was no Brahmin groups. कब तक का है ये, कब तक? तो it starts in the late 60s, 70s, 80s में ये incidents चलते रहते हैं। उसमें भी ब्राह्मण्स का पार्टिसिपेशन नहीं है? No, मतलब कास्ट smaller incidents there will be something, मेजर में नहीं है, मेजर में कोई नहीं है, ठीक है। So now you have to begin to think, if caste violence is upholding interests of caste hierarchy, that is the theory, right? तो किसका इंटरेस्ट है? ब्राह्मण का इंटरेस्ट है। आज भी गाली पड़ती है तो ब्राह्मण को पड़ती है, तो एट्रोसिटीज में इनका पार्टिसिपेशन क्यों नहीं है? जीरो, मतलब what were they doing? If the they were biggest not villains upholding the system through violence, mass violence of this kind, how were they safeguarding their interests by caste violence? ये आपकी थियरी बोल रही है, right? that there is upholding. तो आप कहोगे नहीं, उनका violence disguised है। Okay, now this problem of disguised violence ये हो जाता है कि आप ये कब समझोगे कि violence क्या नहीं है? हाँ, क्योंकि अभी सब चीज वायलेंस हो गया, लैंड रिलेशंस वायलेंस हो गया, लेबर पानी दिया आपने नहीं पिया वो वायलेंस हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, तो सब कुछ। सो नाउ इट इज अप फॉर ग्रैब्स। मतलब 10 में से 6 नंबर दे दिए तो वो वायलेंस हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। सो नाउ इट इज इम्पॉसिबल विथ आवर करंट social scientific understanding, it is impossible to identify what is not violence. So if that is the situation, how will you call it science? Science gives you the ability to discriminate between different phenomena. Whereas this science, so-called science, is telling you all phenomena that are visible in a section of your population are necessarily violence. Whether that exists in other populations or not. Land distribution का problem
ओबीसीज में भी है, दूसरों में भी है, सब में है। लेकिन वहाँ पे डिसेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे वायलेंस नहीं है। जब SC ST में है ये वायलेंस हो जाता है। मैम इवन जैसे केसेस तो अभी भी जैसे अखबार में हम देखते हैं कि सपोज कोई एक सब कैटेगराइजेशन में ही एक डोमिनेंट कास्ट है एससीज में, उसने एससीज की ही एक कास्ट को पीट दिया और वो एज अ कास्ट एट्रोसिटी, और फिर वो ब्राह्मण्स एज अ पोर्ट्रे कर देंगे। या जैसे सपोज मुस्लिम है, उसने वायलेंस, जैसे इवन जैसे IDS है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज़, तो मतलब तो उन्होंने हटा दिया डेटा, उनका डेटा था वेबसाइट पे, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी होगा, मैं देखूंगा ढूंढ के लगा दूंगा, कि हरियाणा में एससीज पे जो सबसे ज़्यादा एट्रोसिटीज़ करने वाली जो सेकंड सबसे प्रोमिनेंट ग्रुप था वो मुस्लिम्स का था, और जो फर्स्ट ग्रुप था दे वर नॉट ब्राह्मण्स, बिकॉज हरियाणा में somebody else इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। बट हरियाणा में एट्रोसिटी हो रही है दलितों पे, उसके लिए ब्राह्मण्स आर रिस्पॉन्सिबल। या और जैसे जब ये डेटा मतलब उनका स्क्रीनशॉट खींच के ट्विटर पे डाला और कुछ पूछा तो उन्होंने वो चुपचाप उसको वहां से गायब कर दिया। जैसे आपने अपनी उसमें ही लिखा है कि जैसे EPW में 1968 में पहला कास्ट एट्रोसिटी आता है वो पॉजिटिव कोनोटेशन में, 1978 में पहला नेगेटिव कोनोटेशन में आता है, और फिर आप बता रही हैं कि ब्राह्मण रिस्पॉन्सिबल नहीं दिख रहा है हमको ये सारे जर्नल्स में कोई से में भी। फिर मैम आपने एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है, जैसे अभी आपने बोला कि जमींदारी और ये सब चल रहा था, आपने ही लिखा है कि पार्लियामेंट इंस्टीट्यूटेड अ कमेटी टू रिपोर्ट ऑन कास्ट एट्रोसिटीज एनुअली फ्रॉम 1974 से 81, फिर बंद हो गई 81 के बाद? नहीं, चलती रही शुरू, मतलब इतने सालों के लिए 7 सालों के लिए की गई थी। एंड दिस इज द टाइम पीरियड जब हम इंडिया में नक्सलिज्म या माविज्म का भी राइज देख रहे हैं, पीक देख रहे हैं, सोशलिज्म का भी पीक देख रहे हैं, और उसी टाइम कास्ट एट्रोसिटीज का भी पीक काइंड ऑफ थिंग या हमको ऐसा दिखने लगता है। बिल्कुल, राइट नाउ इट्स अ कोरिलेशन, right? But you have to now begin to think about this, कि yes, these phenomena are going side by side, इनका कोई relation है, क्या है, और आप क्या बता सकते हो? Right now you're making an observation which is a correlation, which is accurate, but it's still just a correlation. But मैम क्या हुआ था, कुछ आपने जैसे रिसर्च वगैरह की तो इसमें कुछ मतलब इस 74 से 81 के बीच में क्या हुआ था, या उसके पहले, या मतलब क्यों बनाई गई थी इसका मतलब? क्योंकि सरकार ने बनाया तो ऐसे तो है नहीं कि सरकार उठी आज मन किया बना दें, या तो कुछ ग्रुप्स इसके लिए लॉबी कर रहे होंगे, मतलब कुछ ऐसा प्रेशर बनाया जा रहा होगा। अभी जो मैं काम कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू पुट टुगेदर, पीस टुगेदर द स्टोरी, कि अभी हुआ क्या, व्हाई डिड द कमेटी क्यों बनी? नो, व्हाई डिड द POA इटसेल्फ कम इनटू एग्जिस्टेंस? अच्छा ठीक है, तो उसका अभी तक रिसर्च कंप्लीट नहीं है, सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, ठीक है। बट देयर इज अ काइंड ऑफ जो ट्रेंड है विच बिगिंस इन 74 बट इट गेन्स फोर्स पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद 78 वगैरह में बहुत बढ़ जाता है, एंड उसका एक रिजल्ट इज द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, वो जो 1989 में बन जाता है। तो ये 15 साल का जो फेज है ये पढ़ा जाना जरूरी है। यस। वैसे मैम एक जितने हम्बल आप हो, जैसे पोस्ट डॉक्टोरल करने के बाद भी आप कह रहे हो कि आई वांट कमेंट, अभी मैं उस पर कर रही हूँ, जो अभी मेजर हमको इंटेलेक्चुअल्स दिखते हैं उनकी तो मुझे USP लगती है कि दे कमेंट ओनली ऑन दोज थिंग्स जिसके बारे में उनको नहीं पता। मतलब दिस हैज बीन द नॉर्म, हम देखें जैसे कास्ट पे ही। It doesn't have to do with humility. Humility is something that is related to individual character. When you are not doing science and you cannot know how to demarcate a question and what the answer to that question will be, क्योंकि you believe a pre-given set of theories and the implication of that theory. So आपको scientific, you think that scientific work is basically to constantly harp on the impact of these or the implications of these theories. That is your notion of scientific work. I share a different notion of scientific work. ठीक है, That is the only thing. It has nothing to do with character. जैसे अब बहुत हम लास्ट ही क्वेश्चन टाइप्स है, इस पूरी रिसर्च अभी तक की जो आपने की है उससे अगर मैं कहूँ, जैसे एक मुझे गांव के आदमी को बहुत सिंपल में
समझाना है कि भाई देख ऐसा भी बताया जा रहा है बट है ऐसा, वो कैसे आप बताएंगी? प्रॉब्लम ये है कि ये जो कास्ट सिस्टम थियोरी है, इट इज़ नॉट लिमिटेड, द इम्पैक्ट इज़ नॉट लिमिटेड टू द सिटीज़. ठीक है, ये गांव तक भी पहुंच बहुत पहुंच चुका है. राइट. और आज हम जो फॉर इंस्टेंस अभी किसी ग्रुप को जातिवाद जो देखना है वो कोई भी फिनोमिनन में दिख जाता है. तो आप किसको एम्प्लॉय कर रहे हो या नहीं एम्प्लॉय कर रहे हो, आप कह रहे हो या जातिवाद है क्योंकि हम एक्सक्लूडेड हैं. भाई आपको इंक्लूड करना भी जातिवाद हो सकता है. हाँ, बिल्कुल. Because if I'm employing a particular caste, then I'm casteist. बिल्कुल. If I'm excluding a particular class, I'm casteist. Casteist. तो यही प्रॉब्लम है कि कोई फिनोमिनन ऐसा है नहीं demarcated which falls outside. If you have that situation, then you have to recognize, you have to begin to think कि भाई this cannot be scientific because it does not have any real description of the world which allows me to discriminate between different phenomena. कि ये इस तरफ हो तो भी discrimination, उस तरफ हो तो भी discrimination, तो then it's really not, it's the same thing as the broken scale कि ये आप use ही नहीं कर रहे हो, you can't use it. So in that sense गाँव में आप क्या बोलोगे लोगों को? It's like saying don't go into theory, but try to connect them to their experiences. ठीक है. So जैसे मैं जब कोर्सेज शुरू करती हूँ और मैं क्वेश्चनर देती हूँ, the one thing that I hear from students is कि ये सवाल तो हमें किसी ने पूछे ही नहीं, और ये जवाब इतने रेलेवेंट हैं, हमने खुद नहीं कभी नहीं सोचा. हाँ, कि ये रेलेवेंट हैं. तो if you can start that process where you say, wait, okay, this way of thinking is there, these theories are there, from your experiences, from the way you live, what is it that you see or don't see? Start focusing there. That itself will begin a process of, it will raise anomalies, it will raise problems to the received view. Then we will be able to push it away more easily. इसलिए मैं एक क्वेश्चनर से शुरू करती हूँ अपने कोर्सेज, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टेल स्टूडेंट्स व्हाट टू थिंक. आई वांट स्टूडेंट्स, व्हाट दे थिंक. आई वांट द स्टूडेंट्स टू थिंक एंड टेल मी कि ये क्यों नहीं सोचा गया है. दैट इज द जॉब, राइट? यू हैव टू थिंक अबाउट योर एक्सपीरियंस. आई कांट टेल यू what your experience is because our experience is that diverse. ठीक. And it matters. But it has the potential to dispel the kinds of theories that we have got from the colonial framework. That is for sure. ये 2-3 ये सुनो वाले फायर साइड चैट्स टाइप आपने जैसे ये जो पूरी रिसर्च की, फिर अभी जो पॉपुलर नैरेटिव हमको दिखता है, जो डिस्कोर्स को डोमिनेट करता है और जिस हिसाब से हमको डायरेक्शन दिख रही है कि किस तरफ हम कर रहे हैं, डू यू थिंक देयर इज एनी होप रिमेनिंग कि वी विल बी एबल टू सी आवरसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंस? बिल्कुल 100%. कोई डाउट ही नहीं है. ठीक है. दूसरा, आपको ऐसा लगता है कि इस फील्ड में अभी और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत हो? तो ऑब्वियस सी बात है. ऐसे कुछ आप टिप्स अगर देना चाहें, मतलब जो अभी जवान लोग हैं जो इसमें पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, मतलब इस चीज़ को समझना चाहते हैं, मतलब ये जो डोमिनेटिंग जो ये चल रहा है नैरेटिव कि भाई ये ऑपरेसिव हैं, ये हैं रिपरकशन और हम इनसे सब वो करेंगे, इस पूरी डिबेट को जो ढंग से क्लियर करना चाहते हैं एज अ सेंसिबल पर्सन, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? क्या पढ़ें, कैसे शुरू कर सकते हैं? It will sound like I am advertising, so हाँ ना, तो इट्स गुड कि गुड थिंग्स शुड बी एडवर्टाइज्ड, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ, मतलब इंस्टीड ऑफ, टू माय नॉलेज the only work that is happening systematically that will shed light on Indian experience is the research program started by S.N. Balagangadharan. ठीक है. I'm not saying this because it's not agenda per se. I'm saying this because I know that as Indians on the world stage, you cannot begin to
isolate yourself and come up with answers that are only relevant to ourselves. You have to be able to answer the West and make sense to them ठीक है. about their theories. So without that engagement, you're not going to make progress. And I don't see any other research program except Balu's that actually takes the West as seriously as it takes India. ठीक है. And it builds the bridge between them. Kind of now we will also civilize them. It's not civilization. जैसे what Balu always tells us is कि आप सोच लीजिए गैलीलियो जैसे थे. Right? At that time, what did he face? He was talking about the heliocentric model. The sun is in the center and the earth goes around. अब जबरदस्त opposition हुआ. The church was against. Everything was controlled by the church. Everybody was against him. He was under house arrest. Within 50, 60, 70 years, it got established. This is the nature of knowledge. Even church also admitted at This the is end. the nature of knowledge. Truth emancipates. Truth emancipates nahi. Knowledge Emancipates. Knowledge will work in this way. It will move. It will explain. And once it explains, it cannot be taken away. आपने पूछा आप ये काम क्यों करते हैं? Because it explains something. ठीक. That's the only reason. तो मैं जो सर का कोर्स है ये ज्वाइन करने का कोई प्रोसीजर कोई मतलब कि ये तुम्हारी अभी मतलब कोई एक ऐसा होता है जैसे सपोज मुझको ज्वाइन करना है मैं कर सकता हूँ करने लायक हूँ प्रोसेस क्या होता है? लायक सवाल कुछ नहीं है जिसको करना है वो कर सकते हैं. It's an open course कैसे that I कर run, which is that's only one 5-day course, which is मल्टीपल कोर्सेज चलते हैं उनके उसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं. एक ही कोर्स है? Right now there are very few courses that the research program runs. One of them online is the one that I am running. ठीक है. Before this we never ran courses online because Offline we ही didn't think that it was possible to run them online. अब थोड़ा थोड़ा experiment करके we are trying to make it into simpler and simpler sort of sets of ideas that we can convey so that it can work online as well. ठीक So वो course when I mean I usually put up an announcement and whoever is interested they can join it. And announcement वैसे Center for the Study of Social Center for Scientific Social Studies under Sarayu Foundation उसका एक Substack पर अकाउंट है. आप आ जाता है वो उसमें. फॉलो कर सकते हो. लिंक वहाँ पे में भी मैं डाल announcement आ दूंगा उसमें जाएगा. डिस्क्रिप्शन में. बिल्कुल. ठीक है मैम. बस 2-3 किताबों के आप रिकमेंडेशन और दे दीजिए जो पढ़नी चाहिए जो इस फील्ड में और डिटेल्ड ऐसा करना चाहते हैं. तो मतलब मैंने 2-3 बोला आपका जितना मन करे. सो बेसिकली व्हाट प्रॉब्लम ये है कि एवरीबडीज एंट्री पॉइंट इज़ डिफरेंट. तो मैं ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकती कि आपके लिए क्या चलेगा या नहीं चलेगा. बट इन जनरल आई थिंक व्हाट डज इट मीन टू बी इंडियन बाय बालू. दैट वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. Cultures differ differently, which is edited by Jacob de Roover and Sarika Rao, but which puts together writings of Bala Gangadhara. That's important. Reconceptualizing India Studies, again, is a set of essays by Balu, which also is a must-read thing. Yeah. My sense is that The Heathen in His Blindness, which was the first book that Balu wrote, is an excellent work to engage with. Generally the feedback that comes is that it is very difficult. Heavy किताब है. Heavy किताब है, मुश्किल है, समझ में नहीं आता है. मेरे पास भी है, मैंने 5 साल पहले ली थी बट मुझे लगा कि अभी मैं इसको पढ़ने लायक हुआ नहीं. अभी काफ़ी कुछ सब्सिडियरी पढ़ना पड़ेगा या मे भी मैंने मन से उसको पढ़ना भी उस टाइम. I think कि it's not a difficult book per se. It is a book that will take time. ठीक. और 2 मिनट मैगी नहीं है वो. हाँ, आप वक्त देकर पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा. पर all these books are like that. ठीक है. The thing with the research program is that you can't get it. चुटकी बजाओ और जादू से हो जाएगा. And it's we are not generating slogans. ठीक है. It takes time. Where if you are
जनरेटिंग स्लोगन्स, यू नो व्हाट पर्सपेक्टिव, आपको पता है कि कौन सा पक्ष सही है, कौन सा गलत है, तो आप किस तरह से बात करोगे जिससे इस पक्ष पर, हमारा वो काम है नहीं. हम साइंस करना चाहते हैं, साइंस की तरफ से. सो वी आर नॉट generating slogans for India or against India. We are simply doing our work, and that is the spirit with which people should engage with the work, and that is the spirit that I think all of us should begin to inculcate. कि भाई ठीक है भाई, स्लोगनगिरी कर ली हमने 70 साल, अभी और कुछ करके देख लें, शायद उद्धार हो. बट मैम क्या है कि इस वाले काम में पब्लिसिटी नहीं मिलती ना ज़्यादा, मतलब स्टार नहीं बनते आप बहुत जल्दी, मतलब काफ़ी टीडियस प्रोसेस है. अभी क्या ट्वीट लिख दूंगा मैं 4 लाइन का, उसमें वायरल हो गया, हीरो बन गया, वो कंपैरेटिवली इजी लगता है. बट लोगों को करना तो पड़ेगा ही इफ़ दे रियली मीन टू डू समथिंग. सी आई डोंट थिंक दैट करंटली जो हम देख रहे हैं इंडिया में, दिस काइंड ऑफ spirit to understand ourselves differently, it's not accidental. And I don't think it is shallow either. So when you ask me kuch banega kya, 100% banega, because I see the spirit. But what we don't have are tools, what we don't have are teachers. So wo problem. Do we have our students? I think we do. We do have. I think we do. फिर तो होप है. So it will be slow because the mechanisms are being built. They are not in place. So बनते बनते बनेगा. राम जी करें ऐसा ही. बिल्कुल. मैं आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. ये बुक है, स्क्रीन पे लगा दिए, इसका आप खरीदने का भी लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. वेस्टर्न फाउंडेशंस ऑफ कास्ट सिस्टम, जो मैम के और भी लेक्चर्स हैं, आप सूफिया पठान यूट्यूब पर नॉर्मल भी सर्च मारेंगे तो आ जाएगा. और सुना जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि पॉडकास्ट शुरू करने से पहले जैसे मैंने किताब पढ़ी थी, आपके रिसर्च पेपर भी, बट मैं कंफ्यूज था कि मैं बात करूँगा क्या, मतलब मुझे ही नहीं लग पा रहा था कि मैं बात कर पाऊँगा. आई होप थोड़ी बहुत मैंने करने का प्रयास किया, कुछ ऐसा नहीं रहा होगा. थैंक यू मैम वंस अगेन एंड विल बी इन टच. थैंक यू. तो आज आपके सवाल के बदले मैं सवाल पूछ रही हूँ. ठीक है, तो पहला सवाल, इज द कास्ट सिस्टम न्यू और ओल्ड? ओल्ड. ओल्ड. इज द कास्ट सिस्टम फ्लूइड और रिजिड? अर्लियर इट वाज फ्लूइड, नाउ इट्स रिजिड. अर्लियर इट वाज फ्लूइड, नाउ इट्स रिजिड. इज द कास्ट सिस्टम overarching, which means does it cover many different dimensions of life, or is it limited in scope? मैम जो बेसिक डायमेंशंस है वो तो कवर करता ही है, जैसे शादी वगैरह ये सब हो गई. शादी तो और इन्हीं चीज, मतलब शादी खाना पीना, हाँ मतलब भोज भात, रहन सहन, हाँ, बातचीत, मतलब बिल्कुल बिल्कुल किससे बिल्कुल आप मिलोगे किससे नहीं, बट उतना भी नहीं करता है, शादी वाला ज्यादा करता है. शादी वाला ज्यादा करता है. तो ये सिस्टम जो है, हाँ आप कहोगे दैट इट इज वेरी फाइन ग्रेन, मतलब बहुत नीचे तक उसकी पहुंच है, या ऊपर ऊपर तक है? गांव में तो काफी नीचे तक भी पहुंच दिखती है. गांव में? हाँ. और यहाँ पर नहीं? इधर तो कुछ दिखती ही नहीं है, मतलब. अच्छा, दिखती ही नहीं है. अच्छा, ओके. अच्छा, कास्ट सिस्टम रीजनल है या पैन इंडियन है? पैन इंडियन ही है. पैन इंडियन है. कास्ट सिस्टम में हायरार्की है? हाँ, ऐसा है, बोला जाता है. हाँ, अच्छा. और ये हायरार्की पूरे जो देश के अलग हिस्से हैं उसमें बदलती है या एक ही रहती है? बदलती है. बदलती है. किस तरह से? जैसे मैम अब सपोज हम इधर वेस्टर्न यूपी में चले जाएं, तो इधर जैसे जाट्स हैं या जैसे गुजर्स हैं फॉर दैट सेक, तो ये वैसे तो ओबीसीज में आते हैं, बट दे आर द डोमिनेंट कास्ट शेयर. तो इधर अगर हम देखें तो समाज में जो एक स्टैंडिंग है वो इनकी ज़्यादा वॉसिफरस है कंपेरेटिव टू, जैसे अब आप अगर आप ईस्ट यूपी में जाएं तो उधर ब्राह्मण्स का जैसे या अपर कास्ट का सपोज ज़्यादा बोलबाला दिखेगा, बट अगर आप ईटा मैनपुरी जाएं तो उधर यादव्स आर द डोमिनेटिंग वंस. तो इस तरीके का चेंज हमको दिखता है. अच्छा, तो हायरार्की एक तरह से ही नहीं रहती है, वो थोड़ी हाँ, मतलब बदलती रहती है, चेंज होती रहती है. अब ये जो अच्छा, इसमें जो हायरार्की है वो सब कैटेगराइजेशन भी आ जाता है कि जैसे इधर ही जैसे जो सपोज जाटव है और जो दलित में आता है, सपोज भंगी हो गया या कुछ ऐसा हो गया, इनमें भी हायरार्की है. तो ऐसा भी नहीं कि केवल उस टाइप की है चार, उसमें ही विद इन उसमें भी हायरार्की. तो मतलब 4 वर्णों का सवाल नहीं है. हाँ, मतलब हायरार्की अलग अलग लेवल्स. हाँ, जैसे धोबी दलित के वहाँ बेटी नहीं देगा, वो इधर नहीं देगा, तो इनमें भी है सपोज.
और फिर वो कहते हैं कि हर कास्ट अपने से नीची एक जात खोज ही लेती है, तो वो दिखता है। ठीक है। और किसी और में शादी ना करना ये हायरार्की का एक सबूत है? नहीं, हायरार्की का नहीं है मैम, ये जैसे मतलब हायरार्की तो ये हो गई कि आप उसे छोटा नीचा समझ रहे हो, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि हायरार्की का ही सिस्टम हो, क्योंकि एक जैसे होता है ना कि अब कोई एक प्रोसेस बना होगा कि भाई हम ऐसे चेक कर लेंगे कि लड़की दे रहे हैं तो ठीक जगह होगी, तो वो एक तरीके से रहा होगा, बट हायरार्की से इसका सच कोई लेना देना मुझे कम दिखता है। अच्छा, जो अभी ये सिस्टम बोला जाता है, हाँ हाँ, तो सिस्टम का मतलब होता है कि अलग अलग यूनिट्स होते हैं जो एक साथ में काम करते हैं, जुड़ना पड़ता है। ठीक है। तो ये जो यूनिट है कास्ट सिस्टम का, वो ओवरलैपिंग है या डिस्क्रीट है? अलग अलग हैं या ओवरलैप करते हैं? ओवरलैप भी हैं, डिस्क्रीट भी है, ओवरलैप भी है। एक बार दोबारा आप थोड़ा हिंदी में बताएं। सो बेसिकली जैसे आपने कहा जाति या वर्ण, हाँ। इसमें ओवरलैपिंग यूनिट्स नहीं, तो अलग है, तीनों ही अलग हैं, तो जाति वर्ण तो कहाँ ओवरलैप? जाति अलग है, वर्ण अलग है, कास्ट अलग है, कास्ट अलग है। हाँ। ठीक है, तो मैं पूछ रही हूँ कि जैसे ब्राह्मण का, हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये ब्राह्मण का सब समझे, सारस्वत ब्राह्मण और वगैरह, तो ये अलग अलग यूनिट्स हैं। एक यूनिट है जाति का जो दूसरों में नहीं मिलता है, डिस्क्रीट रहता है। हाँ, ठीक है, डिस्क्रीट। अब इज द कास्ट नहीं, बट जैसे ये तो क्षत्रियों में भी मिलता है, जैसे कि हम सिसोदिया वाले क्लैन के हैं तो हम इस वाले क्लैन के हैं, उनका चलता है चितपावन, हम सरयू पारी हैं। हाँ, बिल्कुल, तो इस तरीके से है, बिल्कुल। हाँ, लेकिन वो अलग अलग रहते हैं। हाँ, मतलब ठीक है। इज द कास्ट सिस्टम सैंक्शनड बाय रिलीजन? नॉट बाय हिंदू रिलीजन। नॉट बाय हिंदू रिलीजन। अच्छा, तो किस तरह से बना है? किस तरह से बना है वही तो समझ में नहीं आया ना, इसीलिए तो आज आपसे मिले हैं कि आप बताओगे कि कैसे, क्योंकि जो थोड़ा बहुत जाना है वो ये है कि मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो ये है कि कास्ट अलग होती है, जाति अलग होती है, वर्ण अलग होता है, इतना तो जानते हैं, बट उसे प्रूफ कैसे करें सबसे पहले तो, और फिर ये तीनों एक हो कब गई? मतलब जैसे जो धर्मपाल जी का थोड़ा सा पढ़ा था तो उसमें यही आया था कि अंग्रेजों ने इसको काफ़ी इसमें कुछ किया, तो ऐसा है। अच्छा, सो इट्स नॉट सैंक्शनड बाय रिलीजन। हाँ, नॉट सैंक्शनड बाय ठीक है, रिलीजन। राइट। सो फैक्ट्स बिकम रेलेवेंट हाँ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ थियरी। वो हम कहते हैं ना कि अनुभवजन्य ज्ञान जब हो जाता है, सपोज फैक्ट्स हैं, सपोज जैसे अब कोई कह रहा है ये पानी है, उसको हम एक बार खुद टेस्टिफाई कर लें तो वो एक कॉमन विजडम बन सकता है कि भैया वो गहरा है, उस पानी में मत उतरना। पर यही बात है कि इंडिया में ऐसे नहीं है। नहीं मैम, इंडिया में नहीं, मतलब मुझे तो दुनिया में ही नहीं दिख रहा कर रहे हैं लोग। इंडिया में अलग बात है। हाँ, जैसे कि आप कह सकते हो कि वेस्ट में ऑल्सो देयर इज अ ब्लॉक ऑफ द एक्सपीरियंस, वो अलग बात है। दैट बालू टॉक्स अबाउट दैट ऑल्सो, वेयर ही सेज कि देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ social science that emerged in the West, which has an oblique reflection of experience, not a direct reflection of experience. अभी मैं उसमें जाऊंगी नहीं कि क्या मतलब है, लेकिन यहाँ पर इंडिया में वो जो कहते हैं कि कलोनियलिज्म से आपका एक्सपीरियंस आप एक्सेस ही नहीं कर पा रहे। हाँ बिल्कुल, आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि हम खुद को एक्सपीरियंस करने का वही नहीं हमारे पास, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चनर करती हूँ। ठीक है, तो अभी ट्राई करते हैं। अभी आपने कहा कि अनुभव के बेसिस पे आप कहोगे व्हाट इज फैक्ट। हाँ, मतलब आइडियल तो यही है कि जो मेरा अनुभव है होना तो चाहिए, हाँ होना चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। ठीक है। व्हाट कास्ट डू यू बिलोंग टू? मेरी तो कास्ट पे डिबेट है। एक सेक्शन हमें शूद्र में डालता है, अच्छा, एक सेक्शन हमें सुपीरियर देन ब्राह्मण्स भी कहता है। ओहो, तो आप बेसिकली कहाँ हो और शूद्र कहाँ हो? वो उन लोगों के लिए, मतलब मैं तो जैसे जहाँ से आता हूँ वहाँ तो हम लोग सर्वोच्च हैं, मतलब भूमिहार कास्ट होती है। अच्छा, चितपावंस तो वो हैं। अच्छा, तो अब उस पर एक शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये भूमिहार शूद्र होते हैं। अच्छा, हमारे गांव के भूमिहार कहते हैं हम ब्रह्म ऋषि हैं, हम ब्राह्मणों से भी ऊपर हैं। तो ऐसे चलता है। अच्छा, तो आपकी कास्ट मैं जब अपर कास्ट है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन मैं जब पूछती हूँ आपकी कास्ट क्या है, जैसे आप मुझे अभी मिले हो, तो आप सवाल का जवाब कैसे दोगे? ब्राह्मण्स में काउंट होते हैं। ब्राह्मण बोलोगे, चितपावन ब्राह्मण बोलोगे? हाँ, भूमिहार ब्राह्मण जैसे चितपावन। हाँ, ये सवाल आप
क्या जवाब दोगे, हाँ हाँ। इसमें आपको कभी कंफ्यूजन होता है? नहीं, नहीं, आपको पता है कि पता नहीं, जैसे गांव में भी सुना उना देखा भाई क्या है, मतलब जैसे एक यादव है, एक कुर्मी है, एक ये है, तो ऐसे ही हम भूमिहार हैं, तो बस यही है। बस यही है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है। जब आपको कास्ट के बारे में कोई पूछता है और जाति के बारे में पूछता है, क्या आप एक ही जवाब देते हो या अलग अलग जवाब देते हो? अभी तो एक ही देते हैं, अभी तो वर्ण भी पूछता है तो एक ही देते हैं। ठीक है, एक ही देते हो। और आपने ये सवाल अभी आपने कहा भी कि मैंने जवाब दे दिया क्योंकि ऐसे जनरली दिस इज व्हाट इज सेड, सो आई हैव सेड। ठीक है। अच्छा, आपके कास्ट में कास्ट ऑर्गेनाइजेशंस कौन से हैं? वैसे तो 5-10 लाख सभाएं बनी हुई हैं अखिल भारतीय भूमिहार सभाएं। से, बट वो बनी हुई हैं ऑन द पेपर्स, या वो कभी कभी इवेंट करके वो पुरस्कार दे लेते हैं, वो इतना ही। कास्ट के लिए मैंने कभी कोई सी कास्ट ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी ही नहीं औरों को भी अगर मैं बोलने की बोलूँ, तो मैंने देखा नहीं है कि वो लिटरली अपनी कास्ट के वेलफेयर के लिए भी एज सच कुछ करते हुए दिखे। वो मतलब उसको थोड़ा वर्ड ऐसा गंदा हो, दलाली के अड्डे टाइप बना रखे हैं और कुछ करते नहीं है वो सीरियसली उस पर। अच्छा, तो कास्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हाँ। और वो किस तरह के एक्टिविटीज करते हैं, क्या करते हैं वो? जैसे मेरी कास्ट वाले, हाँ, वो कुछ नहीं, वो स्वामी सहजानंद सरस्वती का बर्थडे मनाते हैं, वो परशुराम जयंती मनाते हैं, यही 2 चीज़ करते हैं, खूब ज़्यादा कर लेते हैं। जो वही करते तीसरा होगा तो योगी जी का विरोध करने लगेंगे कि वो ठाकुर हैं। बट वो भी कास्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं करते, वो सहजानंद सरस्वती और परशुराम जी की जयंती इतना ही मना के खुश हैं, और साल में 2 इवेंट हो गए। ठीक है। अच्छा, और आपका जो चित्पावन ब्राह्मण का, वो एक ही स्टेट में है या अलग अलग स्टेट्स में है? अलग अलग स्टेट में अलग अलग जानते हैं। जैसे केरला में नंबूदरी पाद वालों में हमें कंसिडर मान लेते हैं, महाराष्ट्र में चित्पावन कहते हैं, बिहार पूर्वांचल में भूमिहार कहते हैं, वेस्टर्न यूपी में त्यागी कहते हैं, हरियाणा में भारद्वाज त्यागी होते हैं। तो अच्छा, साउथ का मुझे भी उतना पता नहीं है, तो ऐसे हैं। ठीक तो कॉमन आइडेंटिटी है वो जय दादा परशुराम वाली, उस पे चलते हैं कि परशुराम जी की लीनिएज है, अब जो उनको अपना वाला मानता है तो वो हमारे में है, ऐसा चलता है। और आपके कास्ट में ऑक्यूपेशंस क्या होते हैं? खेती प्राइमरी ऑक्यूपेशन। आप भूमिहार हो? हाँ, वो खेती ही होती थी वो। अब तो खैर खेती नहीं बचे, तो अब तो सारे ऑक्यूपेशन है। टॉयलेट का जो सुलभ शौचालय का गार्ड है वो भी मिल जाएगा, IAS भी मिल जाएगा, तो वो तो मतलब हर तरफ है मतलब। ठीक है। आपके कास्ट ग्रुप के लीडर्स कौन हैं? हमारी वाली का मैम कोई लीडर ही नहीं है। कोई भी नहीं अभी एट प्रेजेंट में कोई भी नहीं है, मतलब कोई लीडर्स नहीं है। अब अपने अपने स्टेट या अपनी अपनी मतलब एक लोकसभा 2-4 लोकसभा में ऐसे होंगे, बट कोई एक सर्वमान्य नेता जैसे होता है ऐसा तो नहीं दिखता। और आपके जो जाति कास्ट ऑर्गेनाइजेशंस हों या रोजमर्रा की जिंदगी में किसी और कास्ट का इंटरफेरेंस होता है, या वो बोलते हैं आप ये नहीं कर सकते हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा किसी का कोई इंटरफेरेंस कोई नहीं है। ठीक है। आपके खुद के कोई मंदिर होते हैं? नहीं नहीं। गांव में जैसे एक वो हमारे लोक देवता का मंदिर है, तो वो सिर्फ हमारे गांव वालों का ही है, मतलब हमारी कास्ट में जो लोग जाते हैं, और भी जाते हैं, ठाकुर वाकुर भी जाते हैं, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक तो नहीं है। नहीं है। और उन मंदिरों में पुरोहित कौन होते हैं? पंडित जी होते हैं। तो ये ब्राह्मणी होते हैं, आप ही के नहीं, जाति के होते हैं? पंडित जी ब्राह्मण जो लोग होते हैं वो होते हैं, हमारे नहीं होते। आपके नहीं होते हैं, ठीक है। शादी आप लोग अपनी ही जाति में करते हो? हाँ, मोस्ट ऑफ। तो किस लेवल पे? भूमिहार ब्राह्मण सिर्फ भूमिहार ब्राह्मण से शादी करेगा, या भूमिहार ब्राह्मण भूमिहार में ही करेगा? भूमिहार में ही करेगा। और इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं अभी? होती हैं। क्या एटीट्यूड दिखता है आपको? अब तो एक्सेप्ट करते ही हैं, मतलब सच कोई ऑनर किलिंग वाला टाइप्स हमारे उसमें तो मैंने सुना नहीं है। हो तो आया नहीं होगा नोटिस में। तो आपको कभी कास्ट सिस्टम नज़र आया है कि इस तरह से देखिए ये
कोई बात हुई हो जिससे आपको लोग ये कास्ट सिस्टम है इसलिए ऐसे हो रहा है? जैसे हम गाँव वाँव जाते हैं तो सपोज जिनको सो कॉल्ड लोअर कास्ट कहते हैं, तो जैसे वो आएंगे तो खटिया पे नहीं बैठेंगे, अगर बैठेंगे भी तो सिरहाने वाली साइड नहीं बैठ, कितना बोलेंगे भी तो वो नहीं बैठेंगे, मतलब वो उसी में खुश है। आप इधर बैठाओगे तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, तो वो देख के अजीब सी भी लगता है, मतलब भाई क्यों नहीं बैठ रहे, मतलब हमें तो कोई इशू है नहीं, भाई आओ बैठो। तो ये चीज़ देखी है। फिर दूसरा ये होता है कि जैसे अगर आप जा रहे हो गाँव में तो वो मिल रहे हैं, तो वो एक एज अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट आपको, बेशक वो एज में ज़्यादा है बट वो देंगे। तो ये चीज़ें जैसे दिखती हैं जो कॉमन लाइफ में। फिर शहरों में आ जाओ तो इधर जो जानते हैं कास्ट को तो वो फिर मजे लेने टाइप्स की, हो जय दादा परशुराम और फरसा, इस टाइप की चीज़ें चलती हैं। बट एज सच कोई मतलब, और डिस्क्रिमिनेशन तो हमारे वालों में हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों पे आरोप लगते हैं कि वी आर द ऑप्रेसर्स, तो ऐसा है। ठीक है, अभी ये सवाल जो मैंने आपको पूछे, आप समझ लीजिए कि हर कोई इंडिया में 6 स्टैंडर्ड से लेके कास्ट सिस्टम पढ़ते आता है। ये सवाल कोई पूछता है आप लोगों से? नहीं। क्या ये सवाल बहुत ऊंचे हैं, का सोफिस्टिकेटेड है? नहीं, बेसिक है, हर कोई इसका जवाब दे सकता है। जैसे मुझे भी पूछा जा सकता है आपकी क्या जाती है, मेरा भी एक जवाब है, करेक्ट? ये क्वेश्चनर बहुत ही बेसिक मतलब कॉमन चीज है। और इससे आपको क्या पता चलता है? आपने पहले क्वेश्चनर में क्या कहा? बहुत ही ओल्ड सिस्टम है, बहुत ही डीप सिस्टम है, बहुत ही रिलेटिवली आपने कहा पहले फ्लूइड था अब रिजिड, तो एटलीस्ट कोई भी आप थियरी ले लीजिए, सम एलिमेंट ऑफ रिजिडिटी तो आप बिल्कुल 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 आप कहते हैं कि हायरार्की भी अपहोल्ड करता है, राइट? तो बहुत ही फाइन ट्यून्ड है, हर जिंदगी के हर डायमेंशन में उसका कुछ योगदान है, राइट? कास्ट सिस्टम का। नहीं, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये आपने एक कैरेक्टराइजेशन ऑफ कास्ट सिस्टम कर लिया। अब आप सोचिए, जो मैंने आपको सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे आपके बारे में, उनके जवाबों पर आप गौर करो। तो जैसे मैंने पूछा आपके कास्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, आपने कहा फालतू से हैं, कुछ करते नहीं हैं। और मुझे हर टाइम में जब भी मैं ये क्वेश्चनर करती हूँ तो ऐसे ही जवाब मिलते हैं। हाँ, वो किटी पार्टी करते हैं, हाँ वो अवार्ड्स देते हैं, हाँ वो ऐसे कभी कभी, हाँ ठीक है, ये स्कूल हॉस्टल वगैरह, स्कूल कॉलेज के हॉस्टल चलाते हैं, पुराने जमाने का बना हुआ है तो चल रहा है, ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रहे हैं? सम काइंड ऑफ सोशल वेलफेयर या फिर सोशल एंटरटेनमेंट कह लीजिए, ठीक है? तो आपके कास्ट ऑर्गेनाइजेशंस अगर वेलफेयर और एंटरटेनमेंट एट द लेवल ऑफ द सब ग्रुप काम कर रहे हैं, और आपका सिस्टम जो है, इट इज़ ओल्ड, इट्स वेल डिफाइंड, इट्स रिजिड, इट्स वेल मेंटेन्ड, 3000 साल से चलता आ रहा है और वो एक ही शेप में चलता आ रहा है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उसको चला रहा है? हाँ, सही बात है। अभी आप देखिए, जैसे अगर मैंने कहा एजुकेशन सिस्टम, तो अगर मैं आपको कहूँ एजुकेशन सिस्टम, आप कहोगे हाँ एजुकेशन सिस्टम है, उसके ऑर्गेनाइजेशंस कौन से हैं आप बता सकते हो मुझे। आप ये भी कह सकते हो कि उन ऑर्गेनाइजेशंस में हायरार्की क्या है, हु हैज़ द लास्ट वर्ड। इट्स नॉट एज इफ एवरीबडी इज एट द सेम लेवल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंड इट्स नॉट एज इफ के मतलब स्कूल का डिसीजन जो है उसके ऊपर कोई और नहीं है, देयर इज अ क्लियर लाइन ऑफ कमांड, हायरार्की है। So in order to maintain that hierarchy, in order to maintain even an educational system which is what, 200, 250, 300 years old, you know what organizations there are. And yet, every time I have given this questionnaire, nobody has identified a single organization that has this kind of reach. बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है? हो सकता है, you can think about it, there are systems of different kinds. Maybe there's no organization, ठीक है? What about records? रिकॉर्ड कीपिंग, वो भी नहीं है। तो मुझे हमेशा ये जैसे एक रिस्पॉन्स आता है, नहीं हमारे कोई मंदिर हैं या मठा हैं, आप उधर जाइए तो आपको पूरा जीनियोलॉजी मिलेगा, आप कौन हैं। वो जैसे हरिद्वार वगैरह में वो जो पत्री रखते हैं टाइप्स, हाँ। तो अभी इसका एनालॉजी आप सोच लीजिए क्या है। जैसे आपका एजुकेशन सिस्टम है, तो मैं आउट ऑफ माई ओन विल कैन गो एंड आस्क, एम आई इन 5th स्टैंडर्ड और एम आई इन 10th स्टैंडर्ड?
क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से चलता है? नहीं नहीं. We have to uphold. That is also a hierarchy. 5th and 10th are two different levels of hierarchy. But you have records, exhaustive records, right? आपका मतलब सर्टिफिकेट गुम भी गया तो आप जाके you can get. There are record keeping mechanisms. कोई सवाल नहीं है. लेकिन ये सिस्टम जो 3000 साल से चलता आ रहा है बहुत ही रिजिड है, बहुत ही वेल डिफाइंड है, उसकी रीच नीचे तक है. कोई रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, राइट? एंड इफ देयर इज रिकॉर्ड कीपिंग इट इज प्योरली एट द लेवल ऑफ वॉलंटरी सीकिंग आउट इन्फॉर्मेशन. कोई कर रहा हो जो, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, ठीक है. फंडिंग नहीं दिखती. आप कह सकते हो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में फंडिंग मिलती है, लेकिन वो फंडिंग जो है वो आप भूमिहार ब्राह्मण, एक ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ी बहुत फंडिंग मिलती है और वो अपना जैसे आपने कहा त्योहार करते हैं या फंक्शन करते हैं या जो भी करते हैं. लेकिन एजुकेशन सिस्टम में हम कितना खर्च करते हैं? भरपूर करते हैं. तो हम मतलब अच्छा इंडिया में आज के डेट में हम कितना जीडीपी डालते हैं एजुकेशन सिस्टम में? 2% से भी कम है, ठीक है, लेकिन दैट्स अ ह्यूज अमाउंट, राइट? तो ये सिस्टम चलाने में अगर आप इतना जीडीपी डालते हो, कास्ट सिस्टम चलाने में फंडिंग कहाँ से आ रही है? नहीं आ रही है, ठीक है. ये भी अजीब बात है. अभी आपने बोला कि जो ब्राह्मण हैं, भूमिहार ब्राह्मण हैं, हम चित्पावन ब्राह्मण भी कह लेते हैं, तो एक हमारा परशुराम लीनियज है, तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होता है. तो आपका जो कास्ट ग्रुप है, कोई हमें शूद्र बोलता है, आपने कहा, कोई हमें ब्राह्मण बोलता है. इसका मतलब ये है कि नॉलेज भी नहीं है ना. हाँ, नहीं है. तो आपको एक सेट ऑफ क्राइटेरिया भी नहीं है कि किस बेसिस पे मैं कहूँ कि मैं शूद्र हूँ या मैं कहूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, और शायद आपको कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता है. हाँ, मतलब राइट. सो द नॉलेज ऑफ व्हाट योर लेवल इज, दैट इज ऑल्सो नॉट प्लेइंग अ पार्ट. तो ये सिस्टम जो इतना ज़बरदस्त है, उसकी नॉलेज नहीं है, उसके ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, फंडिंग नहीं है, रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, ठीक है. अगर मैरिज इज अ मैकेनिज्म ऑफ सस्टेनिंग द कास्ट सिस्टम, ठीक है, हो सकता है. आपने कहा प्रेफरेंस है, तो ये लेवल के प्रेफरेंसेस बहुत सारे अलग अलग होते हैं. बिल्कुल. जैसे फॉर इंस्टेंस आई गिव दिस एग्जाम्पल के बेल्जियंस लार्जली मैरी बेल्जियंस. तो एक नेशनैलिटी लेवल जो भी हो, इंडियंस जनरली मैरी इंडियंस, राइट? एक ही जैसे. ये जो मैरिज का सवाल है, व्हेन डज इट बिकम अ प्रॉब्लम दैट वी एक्सप्रेस अ सर्टेन प्रेफरेंस, राइट? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कह रही, पर व्हेन डज इट बिकम अ प्रॉब्लम दैट अ प्रेफरेंस इज expressed? You have not yet told me how it is sustained. In fact, जब organizations नहीं है, कुछ नहीं है, the only thing you will point towards is honor killings. To tell me कि honor killings होती है, मतलब ये sustain भी होता है. और ये example काफ़ी बार आता है. हरियाणा में देखिए, खाप पंचायत होते हैं, ये वो. अब the irony of it is कि खाप पंचायत होते हैं in order to adjudicate सगोत्र marriages. नॉट इंटर मैरिज. उनका कहना है कि सगोत्र मैरिज इज नॉट अलाउड. जब ऐसे होता है देन देयर इज, और ये भी मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ. वी टॉक अबाउट मैरिज एज वन ऑफ द वेज इन विच द कास्ट सिस्टम इज सस्टेन्ड. 2 एलिमेंट्स वी शुड थिंक अबाउट. वन, कि ये जो इंटरकास्ट मैरिजेस हैं उनके अगेंस्ट एक्शनेबल मैकेनिज्म्स कितने हैं, कहाँ हैं, ठीक है. ऑन देयर मैं नहीं कह रही हूँ, कुछ कुछ कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि ये क्या है. और दूसरा, जब इंटरकास्ट मैरिज होती है तो हमारे रिएक्शंस क्या होते हैं. अभी आप कहोगे कि ठीक है, क्या बात है, हो गया, और आप कहोगे कि सिटी में ऐसा है, विलेज में ऐसा नहीं है. कौन लोग आ रहे हैं सिटी में? विलेज से नहीं आ रहे हैं, विलेज वाले ही हैं, कहीं और से आ रहे हैं. नहीं. तो फिर ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस फिर विलेज में ही जाता है.
उसका जैसे मैम एक ये आ जाता है कि जैसे गांव में लोग जो हैं वो क्लोजली निट हैं, मतलब एक दूसरे को जानते हैं। इधर फर्स्ट फ्लोर वाला फिफ्थ फ्लोर वाले को नहीं जानता, तो इधर आप कुछ भी करो ऐसा 4 लोग क्या कहेंगे वो वाला थोड़ा सा कम है। गांव में क्या है कि हर कोई पूरे गांव में सबके पिताजी का नाम जानता है, तो उधर थोड़ा सा इस मारे लोग, मतलब अगर सपोज जिस मैरिज को एक्सेप्टेंस शहर में मिल जाती है वही अगर आप गांव पे जाके उस शादी को करो तो ऐसा नहीं है कि वो मार देंगे या कुछ ऐसा सच कर देंगे, बट वो पीछे उसने इससे शादी कर ली ऐसा। अच्छा, वो कहने वाले वो अगर आप अपनी कास्ट में भी करोगे तो भी मिल जाएंगे कि वो लड़की ठीक नहीं है तो लड़का ठीक, वो होते हैं, बट ऐसा है। तो ठीक है, आप कह रहे हो, आई एम नॉट सेइंग देयर इजंट एन एक्सप्रेशन ऑफ अ प्रेफरेंस, देयर इज एन एक्सप्रेशन, और वो कोई बुरा नहीं है, मतलब जैसे मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि वो मतलब एक्सप्रेशन ऑफ प्रेफरेंस कोई बुरा थोड़ी नहीं है भाई। फ्रीडम अगर हम सबके लिए मांगते हैं भाई हमें चाहिए आज़ादी, तो भाई हमें भी तो आज़ादी होनी चाहिए ना भाई। हम अपनी कास्ट में ही शादी करना चाहते हैं, उससे समस्या क्या है किसी को? लेकिन आप ये सोचिए कि अगर एक एक्सप्रेशन ऑफ प्रेफरेंस है भी, और जब वो प्रेफरेंस उसका उल्लंघन होता है, तो हमारा रिएक्शन क्या होता है? अगर ये सिस्टम रिजिड है एंड द रिजिडिटी इज बेस्ड ऑन व्हाट एंडोगैमी, तो ऑब्वियसली द एक्सपेक्टेशन इज द रिएक्शन हैज टू बी वेरी वेरी सिवियर। हाँ बिल्कुल, राइट। जैसे आप देखिए पारसियों में अगर वो नॉन पारसी से शादी करते हैं उनको बेदखल किया जाता है, राइट, दे आर, इट्स नो लॉन्गर एक्सेप्टेड। तो वो भी ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की उन पे करती है क्या काम? So where are those mechanisms? हाँ, वो क्यों नजर नहीं आते हैं? आई एग्री, ऑनर किलिंग्स के नाम पे जो हो रहा है वो एक फिनोमिनन हमें देखना है, समझना है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि ये होता नहीं है, बट इट्स नॉट प्रेवलेंट अक्रॉस मैम जैसे फिर इंडिया। जो इवन जो ऑनर किलिंग भी है वो भी बहुत रैम्पेंट नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, मतलब जैसे अगर हम देखें तो मुझे जानकारी में नहीं आ रहा है कि पिछले 10 साल में कितनी ऑनर किलिंग होंगी, तो 10 से फालतू कोई नहीं निकाल पाने का है अगर आप पूरे में ढूंढ लो। और जैसे हम बात कर रहे हैं तो किसी भी चीज़ की इंट्रिकेसीज होती हैं, तो जैसे ऑनर किलिंग भी है तो केवल इसलिए नहीं हो रही है, मतलब हो जाती है। जैसे 2-4 एग्जाम्पल जो हैं मेरी जानकारी में, उसमें जब मैंने जाना तो ये पाया कि सपोज एक लड़की ने एक लड़के से शादी की और दोनों की दूसरी कास्ट थी, बट उससे भी मेजर ये था कि उन दोनों कास्ट्स की आपस में गांव में कोई राइवलरी थी। तो कोई हिस्ट्री रहती जो है उसकी। प्राइमरी कंसर्न वो था कि भाई लड़ाई है 2 उसमें और उन्होंने हमारी बेटी ही हमसे छीन ली। यस। तो फिर उसमें फिर वो ऑनर वाली बात आई। यस। और मतलब मैं तो यहाँ तक भी देख लेता हूँ, मतलब खैर वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है कहना, बट जैसे जब तक सपोज खाप पंचायत थी उनका होल्ड था, मतलब वो करती थी चीज़ों को, तब तक इवन जैसे सारा जो चलता भी है महिला और वुमेन सेफ्टी, तो वुमेन वर फार मोर सेफर देन नाउ, मतलब आज जो हमें दिख रही है सो कॉल्ड। और मैं तो मैम फिर जैसे जब हम ये शुरू करेंगे ही तो इस पर बात, जैसे मैं तो ये भी मानता हूँ कि मेजर तो अभी जैसे हम लोगों के साथ क्या चल रहा है कि बिना पढ़े लिखे जो घूम रहे हैं सब, कि वी आर ट्राइंग टू अनफेंस अ वायर विदाउट नोइंग द रीज़न वाई वाज इट पुट देयर। एक ऐसे बाड़ लगी हुई है तार की, हमें पता नहीं है वो क्यों लगाई थी। अब एक इंटेलेक्चुअल आया है, दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, इसे काट डालो। अरे भाई वो इसलिए लगाई गई थी कि जंगली जानवर जो है वो खेत में ना घुसे। वो कट गई, तार भी कट गई, क्योंकि वो इतना प्रेशर आ गया आपके ऊपर सोशल जस्टिस का, और आपकी खेत में वो फसल भी चर गए। तो न माया मिली न राम टाइप्स चल रहा है। और फिर आप मतलब फिर ये जैसे चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि आप एक ऑब्वियस ट्रूथ को स्टेट नहीं कर सकते। मतलब वो ऐसा होगा कि आप सुसाइड कर रहे हो, कैरियर सुसाइड हो रहा है, कैंसिल होने के लिए कर रहे हो, और अक्रॉस पार्टी लाइंस, अक्रॉस आइडियोलॉजी, मतलब सब आप पे चिपट जाएंगे कि हाउ डू डेयर यू से दिस। तो वही है ना, वो कॉमन सेंस इज बिकमिंग वेरी अनकॉमन नाउ दीज डेज, जो हम देख रहे हैं। और यही बात है वेयर, जैसे ये क्वेश्चनर कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो, हाँ कोई बहुत हैवी एस्ट्रोफिजिक्स का बिल्कुल पूछा जा रहा हो, लेकिन सवाल ये हमें पूछना चाहिए कि अगर हम इस लेवल पर भी, जैसे अगर 5th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड में हम कास्ट सिस्टम पढ़ाते हैं, तो कोई भी बच्चा पूछ लेगा ना कि अच्छा ऐसा सिस्टम है, तो इसको अपहोल्ड कैसे किया जाता है, बिल्कुल रन कैसे होता है, ये फंडिंग कहाँ से आती है, इसके लीडर कौन है, और लीडर मतलब मेरे जाति का मेरा लीडर अगर दूसरे जाति को नहीं बोल सकता है आप ऐसा कर सकते हो नहीं कर सकते हो ये वो, तो वो
हाँ हाँ सिस्टम को अपहोल्ड तो नहीं कर सकता है। बिल्कुल अगर आप कहोगे कि सीएम और पीएम सेम लेवल पर नहीं है, हैं, नहीं है। तो फिर हायरार्की नहीं रही, हाँ, तो फिर बिल्कुल। लीडरशिप का सवाल ही नहीं तो उठता वो है। तो मैम जो इक्वालिटी के जो ये जेलोट्स घूम रहे हैं कि इक्वालिटी तो मतलब भाई इक्वालिटी नेचुरल चीज कैसे संभव हो सकती है? मतलब जैसे एक आईएएस है, एक आईपीएस है, उनके बीच में हायरार्की है। जो आईएएस 1994 बैच का है और जो 2000 बैच का है, उनके बीच में हायरार्की है। तो ये जो इक्वालिटी का सवाल है, अगर आपको समझना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द रोल दैट दिस प्लेज इन द वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस इंडिया में, दुनिया में ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट।